कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि यार मैं नहीं रह सकती इनके साथ और या मुझे अब अलग होना है? बहुत बार आया। इंसान कई बार ऐसी बातें बोल जाता जो उसको बोलना नहीं चाहिए था। कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में भी सीरियस लड़ाइयाँ हुई? ऐसी लड़ाई हुई है कि बस मन करता है कि मैं क्यों फंस गई हूँ इनके साथ में। आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं, इसका कारण ही ये है। कितना पेनफुल चीज़ है ना जब एक पार्टनर को पता चले यार मेरा पार्टनर मुझ पे चीट कर रहा था। बेवफाई से मिली हुई जो जिंदगी होती है ना, वो मौत से बदतर होती है। क्या चीटिंग में सेकंड चांस देना चाहिए? ऐसी इंटीमेट पिक्चर्स मांगते हैं कि यार मेरे को ये दे दो, हम तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, प्यार है। मेरा उस आदमी को तमाचा मारने का मन करता है और मैं शायद मार भी दूंगी। कि एक लड़ाई के बाद सॉरी कह देना क्या सामने वाले को छोटा बना देता है? कई रिश्ते इस वजह से खराब हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीजें दबाते चले गए और जब वो निकली तो वो आंख की तरफ हटी है। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा पॉडकास्ट है जिस पॉडकास्ट का आप सब लोगों को, जिस टॉपिक का बेसिकली आप सब लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है, जिस टॉपिक के अराउंड आप सब लोगों के बहुत से सवाल होते हैं जो आपको बहुत रिलेटेबल लगता है, जो आप बहुत देखना चाहते हैं। तो आज का हमारा पॉडकास्ट है लव, रिलेशनशिप्स। क्यों आजकल की शादियों में डिवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है? क्यों लव मैरिजेस में, जहां लड़का और लड़की अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं, फैमिलीज़ को मना के शादी कर रहे हैं, वहाँ भी इतनी जल्दी डिवोर्सेस हो रहे हैं? क्यों ब्रेकअप्स इतने हो रहे हैं? क्या रीजंस हैं इन सब के? क्यों लोग आजकल इमोशंस को, अपने पार्टनर के इमोशंस को, फैमिली इमोशंस को नहीं समझ पा रहे? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज का एक बहुत रिलेटेबल पॉडकास्ट लेकर आए हैं और आप लोगों के बहुत ही फेवरेट गेस्ट्स के साथ, जिनके साथ आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगता है। सो आज हमारे पॉडकास्ट पे हैं वंस अगेन लवली और आदित्य। कैसे हो जी? थैंक यू जी। एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल के हमारे गेस्ट्स के लिए आने के लिए। हम पहले भी बहुत रिलेटेबल कुछ बातें कर चुके हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। तो आज फिर से एक बार लोगों की हैवी डिमांड पे कुछ बहुत ज़रूरी टॉपिक्स लेके, क्योंकि आई गेस आज ये वो अभी पॉइंट चल रहा है जहाँ पे ना इमोशंस, रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, इनके ऊपर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो बिना डिले करे सीधा जंप इन करते हैं पॉडकास्ट में। यू गाइज आर मैरिड, आप दोनों एक कपल हो, लोग आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो गाइज मेरे को एक चीज़ बताओ, आप दोनों की भी लव मैरिज हुई है, डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लास्ट कुछ ईयर्स में। कोई भी ये बात जानता है, हर इंसान ये बात जानता है कि डिवोर्स रेट स्पाइक कर रहा है। और जो कई बहुत समझदार हमारे यहाँ पे लोग हैं हमारी सिस्टम में, सोसाइटी में, उनके तो ये फोरकास्ट भी हैं कि अभी कुछ आने वाले सालों में बढ़ने वाला है। जितना ऑलरेडी अभी है उससे भी ज़्यादा डिवोर्स या सेपरेशन रेट बढ़ेगा। तो मेरा लवली सवाल एक किया आदित्य भाई आपसे भी कि जब एक लव मैरिज होती है ना, लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, चाहे वो 1 साल 2 साल 3 साल से एक दूसरे को जानते हो, कई बार तो 6-7 साल से भी एक दूसरे को जानते हैं, वो लोग अपनी फैमिलीज़ को मनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रिलेशनशिप्स को अपनी शादी में बदलते हैं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, फैमिलीज़ को, और शादी करते हैं। शादी के कई बार तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये आता है कि यार या तो कोई एक पर्सन नहीं रह पा रहा या दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे, वो ये कहते हैं कि अब डिवोर्स चाहिए, अब ये नहीं हो रहा, इसको ख़त्म कर देते हैं। लव मैरिजेस में ऐसा क्यों हो रहा है? जिस शादी के लिए वो लड़का लड़की लड़ रहे थे एक पॉइंट पे कि हमें साथ रहना है, अब वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमें अलग होना है? पता है क्या, साथ रहना हर कोई चाहता है, निभाना कोई नहीं चाहता। शादी का नाम, रिश्ते का नाम होता है निभाना। और आपको सिर्फ एक चीज़ अपने मन में उस रिश्ते में ये रखनी पड़ेगी कि हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा, तीसरे की बातें नहीं आएगी, ये दुनिया नहीं आएगी। क्योंकि हमेशा आप देखो, लड़ाई की वजह हमेशा तीसरा इंसान या तीसरे इंसान की बोली हुई बातें बनती हैं। आपस में तो आप लड़ते ही नहीं हो ना। या अगर आपस में लड़ भी रहे हैं, कोई मनमुटाव है भी आपस को, तो आई गेस एक ये बेसिक होना बड़ा ज़रूरी है कि यार लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, पर अलग होने की बात हम नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डू यू फील कि आजकल एक ये भी रीज़न है जो मेरे को लगता है कि लोग ना शादी तो करते हैं आजकल ना, फोमो में शादी कर रहे हैं कि यार मेरी सारी फ्रेंड्स अपनी जो रिलेशनशिप है शादियां कर रही हैं, सनडाउनर वेडिंग्स कर रही हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, ऐसे लहंगे कर रहे हैं, तो हमें भी वो अपना इवेंट करना है, तो हमें शादी करनी है, अच्छी अच्छी रील्स पोस्ट करनी है, इसलिए शादी कर लेते हैं चलो, विदाउट रियलाइजिंग कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस 4 दिन के फंक्शन के बाद। आई गेस दैट्स ऑल्सो अ रीज़न। एज यू सेड, शादी को लोग ना इवेंट समझने लग गए हैं, लाइफ इवेंट की बजाय।
उसको एक वन टाइम ऐसा समझते हैं कि हम तैयार होंगे, डांस करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, यू नो, विल गेट द बेस्ट लहंगास, विल गेट द बेस्ट मेकअप, पिक्चर्स वगैरह, यस। बट शादी एक ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी का नाम होती है। शादी में आपको एक दूसरे का साथ निभाना है, मरते दम तक निभाना है, और मरने के बाद भी निभाना है। मरने के बाद आपको उसके परिवार का निभाना है, उसके बच्चों का निभाना है, और अपना निभाना है। शादी का मतलब वो होता है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि आज आपको इसकी बात पसंद नहीं आई है तो आपने उसको छोड़ दिया है, आज आपको उसकी बात पे गुस्सा आ गया तो आपने उसको छोड़ दिया है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मैं तो गलत इंसान के साथ फंस गई हूँ। अगर आपको कभी ये फैसला करना है तो शादी से पहले करो कि इंसान सही है या नहीं है। आदि भाई, मुझे ये लगता है भाई कि शादी आज के टाइम में सौदा बन गई है, जबकि शादी का वर्ड जो है शादी, इसको उल्टा करोगे तो क्या बनता है? दिशा, डायरेक्शन थी वो। दैट इज डीप। तो शादी का मतलब था कि लाइफ में एक नई डायरेक्शन आएगी, एक नया चेंज आएगा, एक नए राह पे आप निकल पड़ोगे, जबकि शादी आज के टाइम में सौदा बन गई है, समझौते होते हैं। तो इसी पे ना बड़ी अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि आजकल टूटते रिश्ते इस बात के गवाह हैं कि अब शादियां समझौतों पर नहीं चलती। तो सेक्रीफाइस करना भूल गए हैं। गलत नहीं होता है सेक्रीफाइस करना, बट अगर किसी इंसान को कुछ चाहिए, अगर आप अपनी जेब से निकाल के किसी को कुछ दे देते हो तो शांति और कर्म आपके भी तो अच्छे होते हैं। वही वाली चीज़ है, समझौते हो गए। एक इंसान कहता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही, अगर तुम नहीं ला सकते तो फलाने के आदमी ने ला के दे दिया, चाहिए लोन पे ला के दो, मुझे चाहिए। जिद हो गई है, अहम आ गया है बीच में। तो आपने जो जिद और सौदों की बात करी ना, इससे मेरे को एक चीज़ और आई कि आजकल मैंने देखा है लव मैरिजेस तक में ये हो रहा है कि लोग, शादी तो चलो अभी होगी, उससे पहले लड़का लड़की लड़ रहे हैं। लड़की कह रही है मैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग ही करूंगी, लड़के वाले अपना कई बार दहेज के लिए लड़ रहे हैं कि तुम्हारे पापा ने मेरे को ये वाली गाड़ी या इस कलर में गाड़ी क्यों नहीं लेकर दी। लड़की अपना एक वो चीज़ कह रही है कि मैं तो इस तरीके से चाह रही हूँ, ये इस तरीके से हो, ऐसे हो। लड़का अपनी बातें कर रहा है। क्या शादी एक लड़का लड़की के लिए एक बहुत बड़ा शो इवेंट है? आप दोनों ने भी लव मैरिज की है, तो वो जो मेरे को ऐसा लगता है यार, शादी तो सिर्फ एक रिचुअल है। अगर आपका प्यार सच में सच्चा है तो आप इस चीज़ के लिए नहीं लड़ सकते कि हमारी शादी माउंटेन्स में हो रही है, हमारी शादी बीच साइड पे हो रही है, हमारी शादी किसी मंदिर में हो रही है। आई गेस सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि यार शादी हो रही है, चाहे कहीं भी कराओ, करा दो। सो ये यहीं से पता लगने लग जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया के दिखावे वाली चीज़ें मायने ही नहीं रखती हैं जब सच्चा प्यार होता है। बिल्कुल, इंसान का साथ मायने रखता है। जैसा तुमने कहा कि अगर आप उस इंसान के साथ जिंदगी भर साथ रहने का वादा करने वाले हो तो वो वादा मायने रखता है, वो इंसान मायने रखता है। अब ये अगर मेरे साथ मंदिर में भी जाके शादी करेंगे तो मेरे को वही खुशी मिलेगी, अगर हम लोग कोर्ट मैरिज में भी करेंगे तो भी वही खुशी मिलेगी। वो दिखावा आप अपने लिए नहीं करते हो, आप दुनिया के लिए करते हो। वो दिखावा आपका अहंकार होता है, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितने पैसे, देखो हमारे पास कितना खर्चा करने के लिए स्टेटस अवेलेबल है। हम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ज़िंदगी जीने के लिए नहीं। जिस दिन हम लोग ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे और दुनिया की परवाह करना छोड़ देंगे, तब समझ आएगा कि रिश्ते मायने रखते थे, दिखावा नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, शादी का ये जो ट्रेंड चला था ना सोशल मीडिया और ये टीवी की वजह से आया था। अगर आप दोनों चीज़ों को हटाओगे ज़िंदगी से तो आपको पता भी नहीं चलेगा किसकी शादी कब हो रही है। है ना, आज से 50 साल पहले भी, अगर 40 साल पहले भी अगर आप देखोगे, किसने हांगकांग में जाके, किसने चाइना में जाके शादी करी है, किसने थाईलैंड में जाके, किसी को पता भी नहीं होता था। ये शो ऑफ आ गया। मैं एक चीज़ सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अभी हम कुछ दिन पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी गए थे, एक वकील वगैरह से मिले, तो उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ कही थी कि बहुत अच्छे अच्छे कपल आ रहे हैं, 10-10 साल रिलेशन में थे, फिर आए उनका डाइवोर्स हो रहा है। कारण सिर्फ ये है कि उनके अंदर ईगो फंसी हुई है। एक झुकना नहीं चाहता, एक झुकाने पे तुला हुआ, ये चक्कर होता है। हम दोनों का जब रिश्ता तय हुआ था तो हमने ये भी बोला था कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, हमें शादी करनी नहीं है। क्यों खिलाना ज़बरदस्ती लोगों को, जब लोग चाहते ही नहीं है कि शादी हो, है ना। तो तमाशा करना ही क्यों है? आप 5 लोगों में कर लो। बट ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि भाई इन्होंने भाग के नहीं करी, हम स्टेटस दिखा रहे हैं, कि इज्जत का बात आ जाती है ना, वो वाला चक्कर होता है। अगर आप निभाना जानते हो ना तो चाहे मंदिर में कर लो, चाहे कोर्ट में कर लो, चाहे तुम जाके अमेरिका में कर लो, निभा लोगे। अगर निभाना नहीं आता है तो आप दुनिया में कितने ही बड़े पंडित से करवा लो, कुछ नहीं हो सकता। और निभाने वाली बात से एक मेरे को ये चीज़ भी आई कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये फील हुआ है कि जो ये लव मैरिजेस शादी में बदल रही हैं, तो यू टेल मी इट्स राइट और नॉट, कि मेरे को ऐसा लगता है कि
जब तक एक इंसान रिलेशनशिप में है ना, उसको ऐसा लगता है यार कि ठीक है वो लोग हफ्ते में 1-2 बार मिलेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहे। जब वो मिल रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तब तक ज़िंदगी बड़ी हसीन है। पर वो ये नहीं समझते कि शादी के बाद ऐसा नहीं रहेगा। शादी के बाद तो यार हम 24 घंटे एक छत के नीचे हैं, एक रूम पे हैं, एक बेड में हैं, 100 और चीज़ें बढ़ जाएंगी, रिश्तेदार हैं, 100 लड़ाइयों के रीजंस और भी हैं। वो इस चीज़ को बिना कंसिडर करे ही कर लेते हैं खुशी खुशी में शादी, और जब एक्चुअली होती है, जब ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, तब उनको लगता है हम तो नहीं कर सकते एडजस्ट। इज दिस ऑल्सो बिग रीजन? यस, लोग ना हनीमून डिस्कस करते हैं हाँ, कि भाई यहाँ जाएंगे शादी के बाद, मैं रेड लहंगा पहनूंगी, मैं पेस्टल कलर्स पे जाऊंगी, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये ज्वेलरी चाहिए, मेरे को डायमंड के रिंग चाहिए, मैं इसमें सेटल नहीं होंगी। आपने ये सारी फालतू चीज़ें डिस्कस कर ली, आपने ज़िंदगी में ये नहीं डिस्कस किया कि शादी के बाद में घर के काम कौन संभालेगा, बाहर के काम कौन संभालेगा, अगर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे तो वो कौन करेगा, डॉक्यूमेंटेशंस में कौन अच्छा है, इंश्योरेंसेस का ख्याल कौन रखेगा, ग्रोसरीज का ख्याल कौन रखेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शादी करके आप एक घर में आते हो और उस घर को संभालना शादी होती है। उस घर में आपके परिवार भी होंगे, उस घर का सामान भी होगा, उस घर की ईंटें भी होंगी, दीवार भी होंगी, वो सब कुछ होगा जैसे आपको संभालना है। आप ये सब डिस्कशन नहीं करते हो। आप क्या सोचते हो कि मैं कहाँ पे जाऊंगी, मैं क्या शॉपिंग करूंगी। एवरी गर्ल वांट्स दैट, यू नो, दैट प्रिंसेस एंड क्वीन ट्रीटमेंट शादी के बाद में, कि मेरे तो मतलब खर्चे मेरा पति पूरे करेगा, मेरे ससुराल में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। अब जैसे एक आपने जिम्मेदारियों की बात की ना, तो शादी के बाद जिम्मेदारियों में एक बहुत मेजर चंक जो है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आता है। तो यहाँ पे ना मैं इसको किसी एक जेंडर पर्टिकुलर नहीं जाऊँगा, पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद इफ़ अ गर्ल इज़ वर्किंग, तो कुछ लड़कियों का, नॉट ऑल, कुछ लड़कियों का एक वो आ जाता है कि यार मैं कमा रही हूँ ना, तो जो मैं कमा रही हूँ वो तो मेरा है, व्हाट आई एम अर्निंग इज़ आई एम अर्निंग, वो उसमें किसी और का उसमें से नहीं होना चाहिए। मैं क्यों अपने पति को दूँ या मैं क्यों किसी फैमिली वाले को दूँ। तो क्या लवली, यू आर ऑल्सो अर्निंग, यू आर ऑल्सो डूइंग योर वर्क, आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। तो कभी आप लोगों की मैरिज में ऐसा हुआ है कि यार आदित्य तो मेरा पैसा है, मेरा पैसा मैं तुम्हें क्यों दूँ यार, माई मनी इज माई मनी? हुआ है कभी ऐसा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मैं बोल दूंगा ना फिर वापस यही लाइन, ये इतना थोड़ी होता है यार। शादी करी थी, दोस्त बन के करी थी, मरना भी साथ, जीना भी साथ वाली बात होती है। मेरा मेरा तेरा तेरा करना है तो फिर बाबा बन जाओ कहीं बैठ के, क्या करने वाली बात थी ये। पता नहीं कितनी बार, मुझे तो ये भी नहीं पता होता ये कहाँ मैं कुछ खा रहा होता हूँ, पेमेंट हो जाती है, ये करी आती है, कभी मैं कर दी, तो देखते भी नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता हमारे अकाउंट में कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। कुछ भी, अगर इसने कुछ ले लिया, इनका नहीं चल रहा मैं कर देता हूँ, मेरा नहीं चल रहा ये कर देती। यही तो शादी थी कि बैंक मैनेजर से थोड़ी शादी करी है, हिसाब रखे गए, सीए से शादी कर ली मैंने कि तुझे तो मैंने नौकरी पे रखा हुआ है, वाइफ का टाइटल दे के। ये थोड़ी होता है। हमारी माओ से बाप ने कितना हिसाब मांग लिया कि आज रोटी 4 बनी थी, 40 रुपए हो गए, मांगा कभी? प्यार यही चीज होती है भाई। पैसा कमाया जाता है जिंदगी जीने के लिए, सिंपल सा फंडा था। हर चीज में पैसा घुमाओगे फिर लाइफ तो खत्म ही होगी ना उस चीज की। बिल्कुल। पल पल का हिसाब औलाद, आजकल बाप बड़ी औलाद से हिसाब मांग लेते हैं ना कि बेटा कितना कमा रहा है हमें बताया करो। औलाद ये कह रहे मैं क्यों बताऊं, मेरे खर्चे खत्म नहीं हो रहे। तो वही है, शादी के अंदर अगर प्यार है, कौन कितना कमा रहा मायने नहीं रखता, रिश्ते में कौन कमा रहा है ये भी मायने नहीं रखता। कमाओ और घर चलाओ और साथ बैठ के अगर रोटी खा पा रहे हो तो यही शादी है। अगर मैंने ऐसे कपल देखे हैं भाई जिसमें दोनों कपल लाखों में कमा रहे हैं, साथ ही नहीं बैठ पाते। पति किसी और के साथ घूम रहा है, पत्नी किसी और के साथ घूम रही, क्योंकि दोनों टाइम नहीं दे पाते और फिर डाइवोर्स हो जाता। लोग कहते हैं यार ये तो अच्छा कमा रहे थे, वो होते हैं सोसाइटी के एंटिया, बेटा ये तो बहुत अच्छा कमा रहे थे, इनका तो घर भी बहुत अच्छा था, महंगी महंगी गाड़ियां थी, इनके तो लव मैरिज थी, इनका डाइवोर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम नहीं था, कदर नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, और वो उनमें से एक इंसान घुट रहा था उस रिश्ते के अंदर और एक को परवाह नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो रिश्ते में तो भी शादी मत करो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, यार मुझे नौकरी पे जाना है, मैं अब कहाँ इसके साथ शॉपिंग करने जाऊं। यार एक दिन की कमाई छोड़ दो ना, क्या गुजर जाएगा तुम्हारा? सिंपल सा होता है, सैक्रिफाइस करना आना चाहिए, यही रिश्ता चलाती हैं चीज़ें। अब लवली, जैसे हमने बात करी फाइनेंसेस के मैटर में कि कभी आपके मन में थॉट आया नहीं आया कि माई मनी इज़ माई मनी, ऐसे कभी आदित्य भाई के केस में हुआ? क्योंकि लड़कों का क्या होता है ना, कई बार वो लड़कियां भी ये कहती हैं कि भाई लड़का इक्वल पिच इन करे घर के सारे कामों में, और लड़के कई बार नहीं करते कि मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा किसी काम को, मैं तो किचन से ग्लास पानी का भी नहीं उठाकर देखूंगा। तो कभी ये कोई प्रॉब्लम बनी है ऐसी? नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ भाई, हर मर्द के अंदर ना एक औरत होती है, बस वो उसे बाहर नहीं आने देता है। जब मैं सीरियल वगैरह में एक्टिंग करता, मेरे डायरेक्टर ने बड़ी प्यारी लाइन कही थी, तो
कुछ ना फीमेल, थोड़ा सा फीमेल वाला कैरेक्टर था, तो हम मर्द बड़े वो होते हैं कठोर से, है ना, कि बात भी लहजे में और ये इसमें। तो डायरेक्टर ने कहा था कि आदित्य अपने अंदर की औरत को थोड़ा बाहर लेके आ। हर मर्द के अंदर औरत होती है जो उसे रुलाती है। आदमी जब देखता है किसी के साथ गलत हो रहा है, जो सिसकता है, वो रोता है, वो औरत होती है उसके अंदर की, वरना आदमी तो पत्थर ही था हमेशा से। और एक औरत जब अपनी औलाद के साथ गलत देखती है, आगे आके कहती है कि मुझे मारो पहले, उसके अंदर मर्द होता है, वो बाहर लाना पड़ता है। मेरे अंदर औरत है, हर इंसान के अंदर औरत होती है, और हर मर्द के अंदर औरत होती है, और हर औरत के अंदर एक मर्द होता है। मेरे घर में मैं बर्तन भी धो लेता हूँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ, शर्म किस बात की होती है इसमें? कुछ भी कर लो। और लवली अच्छा लगता है जब आदित्य ऐसा कुछ कर दें किसी दिन अचानक कि यार मैंने कर दिया काम, तुम बिजी थी तो मैंने कर दिया। इसमें क्या होता है ना, टाइम की बात होती है। अभी रिसेंटली कल रात की मैं बात बताता हूँ। मेरी मदर रोटी बना रही है, ये अपने मेकअप वेकअप कर रही है, इनको कुछ वीडियो वगैरह वो था, क्या बोलते, जूम कॉल वगैरह कुछ काम था। मैंने बोला मैं आप रोटी बनाओ, ये अपना काम कर रही है, मैं जल्दी से बर्तन वर्तन धो देता हूँ। ठीक है, इतना ही तो था। ईगो क्यों बीच में लेके, मैं मर्द हूं, मैं बर्तन नहीं, मैं झाड़ू नहीं कर सकता। भाई तुम क्या कर सकते हो मुझे बताओ? युद्ध तो खत्म हो गए, महल भी खत्म हो गया, अब क्या करोगे तुम? नौकरी तो करनी है, तो सिंपल सा है। वहां पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पैसे नहीं मिल रहे, फर्क सिर्फ इतना था। और पता है ज़िंदगी आसान हो जाती है जब आपका जो पार्टनर है वो आपको समझने वाला मिल जाए, आपका दोस्त बन जाए, आपके काम में हाथ बटाने वाला मिल जाए। क्योंकि कमाए कोई भी, घर का चलना चाहिए। ट्रू, घर चलना चाहिए, घर चलना चाहिए। मैं से रिश्ते नहीं चलते, हमसे चलते हैं। और आदित्य भाई ने बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। तो इसके बाद ना लवली, नाउ दिस इज टू यू, कि जब हम बात कर रहे हैं ना ऑफ सेपरेशन, एंड स्पेशली हम बात कर रहे हैं शादियों के अंदर डिवोर्सेस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवोर्सेस के अंदर ना एक मेजर रीज़न ये भी है डिवोर्सेस का कि लड़के और लड़की की फैमिलीज़ का बीच में उनके डिस्प्यूट्स के बीच में आना, कि लड़की के साथ कुछ हुआ तो लड़की ने अपने पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व किया, लड़के के साथ कुछ हुआ तो लड़के के फैमिली मेंबर्स आ गए। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि यार इन दोनों की लड़ाई उतनी बड़ी नहीं थी, शायद इन दोनों तक रहती तो वो अगले दिन तक सुलझ जाती, पर क्योंकि वो फैमिलीज आई, क्योंकि वो फैमिलीज का कांस्टेंट वो था, इसीलिए बढ़ गया। सो डू यू फील कि ये भी एक रीजन है? यस, हमेशा हम दोनों की एक समझ ये कहती है कि आप दोनों की लड़ाई के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। तीसरा माँ बाप भी हो सकता है, सास ससुर भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में बोले ये हक मिलना ही नहीं चाहिए। हम दोनों की लड़ाई है, हम दोनों आपस में सुलझाएंगे। मैं अगर अपने घर पे फ़ोन करके बताऊंगी तो मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताऊंगी। लड़की हमेशा अपना पक्ष बताती है अपने घर वालों को। उनको लगता है मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है, तू ऐसा बोल दे, तू वैसा कर दे, उसने तेरे से ऐसा क्यों कह दिया। हम अभी आ जाते हैं क्योंकि फ़ोन इतने आसान हो गए हैं, एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान हो गई कि आप तुरंत आधे घंटे में कहीं भी पहुँच सकते हैं। लड़कियों ने अपने घर वालों को इन्वॉल्व किया, वो बात का बतंगड़ बन के, जैसे कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना। लड़के वाले ने चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज़ बाहर तक सुना दी, फिर अपनी माँ को इन्वॉल्व कर लिया कि देखना ये क्या कह रही है, बुलाओ इसके घर वालों को। लड़के वालों ने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया, लड़की ने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया। वो एक मसला जो दो लोगों में आपस में बात करके, दो लोगों में आपस में बैठ के या फिर शांत रह के सुलझ सकता था, उसी वक्त या उसी रात या उसी एक घंटे में सुलझ सकता था, वो उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि वह मुद्दा बन चुका है। आपके लिए देखना ज़रूरी है कि वो इंसान मायने रखता है, वो मुद्दा मायने रखता है। क्योंकि अगर मुद्दा मायने रखेगा तो फिर आप कितना भी प्यार करते हो, आप कितने भी समझदार हो, कितने भी आप शांत स्वभाव के हो, मायने नहीं रखेगा। वो मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। और हम दोनों ने तो कसम खाई हुई है कि हम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता है। हम दोनों आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन जिस दिन कोई तीसरा आके हमसे एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो सबसे पहले थप्पड़ लगाने वाले हम ही होंगे। क्योंकि ये हम दोनों का रिश्ता है। आपकी लड़ाई कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, कभी नहीं। हाँ, अगर कुछ ऐसी बात है जो आप दोनों को ही समझ में नहीं आ रही है तो फिर ज़रूरत है थर्ड पर्सन की। फिर आप चाहिए किसी सेशन लेने जाओ, चाहिए माँ बाप को बैठाओ, क्योंकि जब दोनों ही समझ नहीं पा रहे, दोनों ही चिल्ला रहे, दोनों ही रो रहे हैं, तो फिर चाहिए एक इंसान जो उन्हें बताए सही और गलत का फ़र्क। तब ज़रूरत होती है। आप कितने कोट्स देखते होंगे, कितनी रील देखते होंगे कि माँ से बहुत बात करती तलाक। 80, मैं कहता हूँ 90% बोल देता हूँ लोग, आधे ज़्यादा डाइवोर्स का रीज़न माँ है। ये है हकीकत, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मुझे ये लगता है, सिंपल सा है। कारण यही है कि हर बात को वहाँ बताया जाता है
क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये नहीं बताया जाता है। मेरे साथ क्या हुआ ये बताया जाता है। और इसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है ना, पेरेंट्स का देखो क्या होता है, हर पेरेंट के लिए ना अपना बच्चा सबसे वो है, हर पेरेंट के लिए, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हो चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हो। तो कई बार क्या होता है ना, सामने से भी आपने चाहे नहीं भी मांगा, आपने किसी को अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स को कोई नहीं भी बताई या कोई सजेशन नहीं भी मांगा, पेरेंट्स सामने से बोल देते हैं। कई बार लड़के की मदर उसको ये बोलेगी कि यार तेरी बीवी तो ऐसे करती है, वो तो ये करती है, तू उसे कुछ कहता क्यों नहीं, या तू क्यों सहता है उसका ये सब। या कभी कभी लड़की की मदर या लड़की के फादर उसको ये बोलेंगे कि यार वो तेरे को ऐसे कैसे कह सकता है, तू उसको क्यों नहीं बोलती है, तुम्हारे घर में ऐसा क्यों होता है, तेरे ससुराल में ये सब चीज़ें क्यों चलती हैं। तो क्या जब पेरेंट्स आपको ये सब ऐसा कुछ बोले उस टाइम पे हमें उन्हें रोकना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? व्हाट्स द राइट थिंग? उन्हें रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अगर अपनी मम्मी से बात करूँ, ही इज़ वेरी रिजर्व पर्सन, ना ही अपनी फैमिली में बात करते हैं ना ही मेरी फैमिली में बात करते हैं। मतलब ओकेजनली हालचाल पूछ लिया, या फिर मतलब मुझे इंटरफेयर पसंद नहीं है ड्यूरिंग द कॉल अगर ये बीच में कहीं आ गए हैं तो मतलब वीडियो कॉल्स पे ज़्यादातर बात होती है, तो ये है हाय हेलो करके निकल जाएंगे। ये वेरी इंट्रोवर्ट रिजर्व पर्सन, बहुत कम बात करते हैं। अब मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, ये अपना मेरे को देख के कि मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे को स्पेस देने के लिए वहाँ से निकल गए हैं। नाउ मेरी मम्मी बोलेगी कोई बात हुई है क्या, तुम दोनों के आपस में झगड़ा हुआ है क्या, तुम दोनों आपस में सही नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, कुछ लड़ाई हो गई है, कोई तो बात है जो तू मेरे को बता नहीं रही है। नाउ शी हैज़ अ कंसर्न, बट द वे शी इज़ आस्किंग द क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। तो अब मैं क्या बोलूँगी, अगर मैं गलत होंगी तो हाँ मम्मी वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरी तो बात ही नहीं सुनते, मुझे टाइम ही नहीं देते। अब मेरी मम्मी के दिमाग में ये बातें और घुस जाएंगी कि अच्छा दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, बेटी और जमाई की लड़ाई चल रही है। वो उस बात को सोच सोच के नेगेटिविटी को इतना इन एंड अराउंड कर देंगी यूनिवर्स में कि हम दोनों के बीच में और खिटपिट होने शुरू हो जाएगी, चाहे वो हुई भी ना हो। इनका मूड कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और। So ideally you stop her? Yes, आइडली नहीं, एवरी टाइम आई स्टॉप हर कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ एकदम, कुछ होगा भी तो मैं आपस में सुलटा लूंगी। दिस शुड बी द रिएक्शन ऑफ द गर्ल एंड इवन फॉर द बॉय ऑल्सो। अगर लड़के की माँ ये बोल रही है कि तेरी आपस में बात हुई है क्या, तू नाराज दिख रहा है, उदास दिख रहा है, तुम दोनों ठीक हो क्या, मैंने लड़ाई की आवाज़ सुनी थी। अगर लड़के की माँ बोले नहीं मम्मी हम दोनों आपस की बात है, आप छोड़ो, आप अपना काम पे ध्यान दो, ये दोनों पार्टी का फ़र्ज बनता है कि अपने अपने पेरेंट्स को संभाल ले। लड़की का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने घर को संभाले, लड़के का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने माँ बाप को संभाले। क्योंकि अगर तुम दोनों के रिश्ते के बीच में ये दोनों आएंगे ना, माँ बाप आएंगे, तो वो ये नहीं देखेंगे कि कौन गलत है कौन सही है, उनके लिए मायने रखेगा हमारे बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लड़के की माँ को लगता है कि शादी होते ही लड़का जो है वो दुबला भी हो गया है, वो बदल भी गया है, वो बीवी का गुलाम भी हो गया है, वो सब कुछ हो गया है। जबकि हर सास अपनी जब वो बीवी बनती है तो वो चाहती है कि उसका पति उसकी बात सुने। हमारी माँ चाहती है कि हमारा जो बाप है वो उनकी बात सुने, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनका बेटा उसकी बीवी की बात सुने। पता है, इसी में से आदित्य भाई आपसे क्वेश्चन करूँगा कि ना लड़कों का क्या होता है, पूरी ज़िंदगी जब हम बड़े होते हैं ना, हमारे लिए मदर की एक अलग ही, पूरी दुनिया में एक अलग स्पेस होता है मदर का, कि सारी दुनिया जहान एक तरफ और हमारी मदर और एक उनके बेटे का कनेक्शन अलग ही होता है। अगर मैं उस टर्म्स में कहूँ तो हम भगवान के बराबर ही रख देते हैं, माँ उससे वो वाली चीज़ होती है। और चाहे कुछ भी हो, मतलब हम अपनी मदर के साथ कहीं बाहर जाएं, कुछ भी जाए, हम अपनी मदर को गलत नहीं देख सकते हैं, नहीं सुन सकते कि मेरी मदर कहीं गलत है। एक बार के लिए हम में से किसी की भी मदर कुछ गलत भी बोल देंगी ना बाहर, तो हम उन्हीं की साइड लेंगे कि नहीं भैया हमारी माँ है वो। लेकिन जब बात आती है शादी के केसेस में, जब आपकी शादी हो गई, लड़कों के लिए सबसे बड़ा डिलेमा और सबसे बड़ा चैलेंज ये है एक बैलेंस बनाकर चलना अपने घर में अपनी बीवी और अपनी मदर के बीच में, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज़ और फिगर्स हैं आपकी लाइफ में। तो एक लड़का जिसने हमेशा अपनी मदर को कभी पलट के जवाब नहीं दिया, कभी उन्होंने अपनी मदर से कोई बहस नहीं करी, कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, कभी उनको गलत नहीं बोला, जब अगर शादी के बाद अब मदर कह रही है यार
मेरे को तो ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तेरी बीवी ऐसे करती है, तेरी बीवी ऐसे करती है, लड़के वहाँ पे अब बड़ा टफ सिचुएशन हो जाती है। तो आइडियली उस पॉइंट पे, क्योंकि लड़कियों की फिर शिकायत क्या रहती है कि अगर लड़का अपनी माँ की बात से एग्री कर रहा है तो लड़कियाँ कहती है यार तुम तो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लेते हो, तुम मेरे लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हो, तुम तो हमेशा अपनी मदर की साइड ले रहे हो, कभी तो मेरी साइड लो। एंड लड़का अगर अपनी बीवी की साइड ले ले तो मदर कहेंगी यार तू तो जिंदगी में पहली बार मैं देख रही हूँ कि तू मेरे को गलत कह रहा है और उसके लिए उसकी हाँ में हाँ भर रहा है। क्या करना चाहिए इस टाइम पे? सिंपल सा फंडा है भाई, मुझे समझ में आता है कि जिस तरीके का खाना आपकी मदर बनाती है, जिस स्वाद से बनाती है, क्या आपकी वाइफ भी डिट्टो बना सकती है? सिंपल सा इतना ही था कॉन्सेप्ट। दोनों औरतें अलग हैं, इतनी ही समझने की बात है। माँ ने 40 साल 50 साल एक घर को दिया है, उन्हें घर की एक कील से लेकर किवाड़ तक सब कुछ पता है। एक नई औरत घर में आई जिसे ये भी नहीं पता कि घर में बटन कहाँ रखा हुआ है, ड्रॉर कैसे खुलती है। जब वो हर चीज़ बार बार पूछती है ना, तो इरिटेशन पैदा हो जाती है। वो पूछती है कि मम्मी चक्कू कहाँ रखा है, इसको ऐसे काटूं, क्योंकि वो चाहती है कि आपकी मदर के हिसाब से काम हो। कभी भी देखना, जब एक लड़की नई नई किचन में आती है तो वो चाहती है कि मैं अपनी सास को खुश कर दूं, मैं बुरी ना बनूं, मतलब कोई गलती ना नजर आए ना, सास ससुर को खुश कर दूं, पति भी खुश हो जाए। तो वो चाहती है कि आप जो लड़के की फैमिली उनके हिसाब से हर चीज़ें मैं करूं। जब वो उसमें सही नहीं होती है तो एलिगेशन ये आ जाता है कि इसको कुछ नहीं आता। वो अपने हिसाब से पास्ता बना सकती थी बहुत बढ़िया, लेकिन आपको खाना नहीं है, ये होता है। तो लड़के को उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए? अपनी मदर को समझाए, क्या करें? समझाना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। जहां मेरी मदर गलत होती है मैं बोल देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। कई बार ऐसा होता है, आजकल के दौर में ज़्यादातर कपल के साथ ये हो रहा है कि लेट उठने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, घर में खाना ना खाने वाली बात बहुत ज़्यादा हो जाती है, कपड़ों को लेकर के बात बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेट भर पार्टियों में जाने वाली बात हो जाती है। आपको समझाना पड़ेगा घर वालों को कि आपका काम किस तरीके का है, किस पैटर्न में चलता है। अभी हम तकरीबन 15-20 दिन हुए दिल्ली आए हुए बॉम्बे से, हमने 2 या 4 बार घर में खाना खाया है, वो भी मदर ने बना के दिया। हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि जल्दी उठें खाना वाना बनाएं, क्योंकि चेहरा सूजा हुआ होता है उस टाइम पे। मेरी मदर कहती बेटा तुम अपना काम करो, मैं बनाती हूँ, यही तो उम्र है कमाने की, अपने कमाओ खाओ, ठीक है मैं बना दूंगी। इतनी सी थी। क्योंकि मेरी माँ को पता है कि दोनों शांत है, दोनों अपना काम करें। मेरी माँ के लिए मायने रखता है कि दोनों के चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। जब तक मेरी माँ हमेशा एक लाइन कहती, जब तक मेरे पाँव चल रहे बेटा मैं करके दूंगी, जिस दिन बंद हो जाएंगे उस दिन तुम करके दे देना। हमसे जितना बन पा रहा है, जितना हमसे बन पा रहा है हम उनके लिए कर रहे हैं। समझाना पड़ेगा, ये लड़के का काम होता है। शादी के बाद एक लड़के का काम होता है माँ को ये समझाना कि वो कितना ज़रूरी है, उसकी लाइफ कितनी ज़रूरी है, उसके रहन सहन का तरीका कितना ज़रूरी है, और वो कब कब बदलेगी, किस तरीके से बदलेगी। और वाइफ को ये समझाना ज़रूरी है कि जो माँ इस घर में रह रही है वो 40-50 साल से रह रही है, उसने हर चीज़ को अपने हाथों से लीपा हुआ है, हर चीज़ हर कील अपने हिसाब से ठोकी हुई है। तुम उस कील को हिलाने जाओगे तो दर्द तो होगा, पर बैठ के समझाओ, सिंपल सी चीज़ होती है यही है। तो गाइज हमने शादी पे इतनी चीज़ें डिस्कस करी, तो मेरे को ये बताओ कि अब फाइनली आप लोगों के हिसाब से क्या कुछ बेसिक चीज़ें एक शादीशुदा कपल को करनी चाहिए जिससे ना ये डिवोर्स जैसी चीज़ें कभी बातचीत में आए ही ना? क्या करना चाहिए? पहले आप बोलो। मुझे तो भाई सबसे पहली चीज़ लगती है कि थर्ड पर्सन को गायब करो। आजकल लोग साथ नहीं सलाह बहुत देते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा आ गए हैं लोग कि वाइफ कहीं जाके बैठ जाए 2 मिनट के लिए, चेहरा सूझ जाओ, थर्ड पर्सन आके तुरंत कोई सहेली हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटी हो, कोई भी XY जड़ा के बोलता है क्या हुआ, ऐसा हो गया। उसी टाइम पे अगर आपको रोकने की हिम्मत है, उस दिन आपका रिश्ता सही हो जाएगा। तीसरे इंसान की सुननी बंद कर दो, सबसे पहला फंडा यही है। लोग बड़ी राय ले लेते हैं जा जाके फ़ोन कर करके, जो मदर वाला भी बीच में आ गया था, नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया अपनी लाइफ से गायब कर दो। दूसरे क्या डाल रहे हैं वो छोड़ दो, वो सोशल मीडिया है। हर चीज़ हम भी अच्छी नहीं दिखाते हैं। मैं अगर आजकल AI बड़ा आ गया, वो साड़ियाँ पहनाने लग गए, देखा होगा ना आपने, देख लो ये हो रहा है। अब वो देख देख के आप अपने घर में उतारना चाहोगे, नहीं होता है। हर किसी का घर अलग होता है, हर किसी का मन अलग होता है, हर किसी की नीयत अलग होती है। आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, सिंपल सा है। तो ये मुझे समझ में आता है। शादी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नीयत। करने से पहले और करने के बाद आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीयत उस रिश्ते को निभाने की होनी चाहिए, शादी को निभाने की होनी चाहिए। उतार और चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, रिश्ते में आते हैं, परिवार में आते हैं। लोग आपसे दूर भी जाएंगे, लोग आपके पास भी आएंगे, लोग आपके अच्छे भी बनेंगे और बुरे भी बनेंगे। आपको ये देखना है कि आपको आपस में कितना अच्छा बन के रहना है। आपकी लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इंसान को खुलने में वक्त लगता है। किताब आप एक पन्ने से नहीं पढ़ के समझ सकते हो। आपको किताब पढ़ने में जैसे वक्त लगता है, गुलजार साहब ने ये बात कही थी कि इंसान भी अपनी परतों में ही खुलता है, उसको भी पढ़ने में वक्त लगता है। आप एकदम से किसी को नहीं समझ सकते हो।
आप उसको धीरे धीरे जानोगे, उसको समझोगे, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बाद भी अगर आप उसकी इज्जत कर पा रहे हैं तो वो रिश्ता चल जाएगा। क्योंकि रिश्ते में सबसे बड़ा जो चीज़ मायने रखती है वो इज़्ज़त होती है। अगर आपने इज़्ज़त नहीं दी, वो कहते हैं ना, मांगा हुआ वक्त और मांगी हुई कद्र आपको कभी सुख नहीं दे सकती है। आपको अगर कद्र करना आता है, इज़्ज़त देना आता है, वक्त देना आता है, तो शादी और रिश्ते दोनों चल जाएंगे। और एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि रूप, जवानी और पैसा, इन तीनों चीज़ों को अगर ज़िंदगी से निकाल दोगे तो ज़िंदगी सुखमय हो जाएगी आपकी। बिल्कुल। हम तीनों इसी पे तो घमंड करते हैं कि मेरा रूप ऐसा है, मेरी जवानी में खून उबाल बहुत है, मेरे पास पैसा बहुत है। तो तीन ही अहम है और तीन ही ये वहम है। तो अहम और वहम के बीच का फ़र्क समझ लो, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। अब ना हमने शादियों की बात की, अब थोड़ा रिलेशनशिप्स पे भी आते हैं, जिसके अंदर हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उनमें शादियां भी आएंगी, रिलेशनशिप जो कपल अभी अनमैरिड है उनकी बात होगी। एक जो मेजर रीज़न आजकल ब्रेकअप्स का देखा जा रहा है, कई बार वो शादियों में भी देखा जा रहा है, ब्रेकअप्स का भी देखा जा रहा है, इस चीटिंग, डिसलॉयल्टी। कि भाई आजकल मैं कहता हूँ, आप किसी भी इंसान से सड़क पे चलते हम पूछ लेंगे ना, यहाँ टीम में से किसी से पूछ लेंगे, किसी से भी पूछ लेंगे कि यार आपको लगता है आजकल लोग लॉयल हैं? नहीं आता जवाब। तो क्या है लवली, क्यों इतना ये हो रहा है? वाई आर पीपल नॉट लॉयल? और क्यों चीटिंग जैसी चीज़ होती है? मतलब मेरे को ऐसा लगता है चीटिंग इज़ द मोस्ट पेनफुल थिंग जिससे आप किसी के साथ ब्रेकअप कर सकते हो। लड़ झगड़ के ब्रेकअप इज़ डिफरेंट, ओपिनियन क्लैश से ब्रेकअप होना डिफरेंट है, पेरेंट्स नहीं मान रहे उससे ब्रेकअप होना डिफरेंट है। बट जब आपको ये पता चले ना, जिस इंसान से आप इतने वक्त तक इतना सच्चा प्यार कर रहे थे, उसे अपनी दुनिया जहान मान रहे थे, वो इंसान तो यार किसी और के साथ था या किसी और के नज़दीक था। भाई बेवफाई से बड़ा गुनाह इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। एक इंसान जहर से ली हुई मौत फिर भी आसानी से झेल जाएगा। बेवफाई से मिली हुई जो ज़िंदगी होती है ना, वो मौत से बदतर होती है। बेवफाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी गलती से नहीं होती है ना। लोग कहते हैं मेरे से गलती हो गई, जब पता चलता है सॉरी आई मेड मिस्टेक। मतलब कितनी बड़ी बकवास है। इट्स अ चॉइस। आप चुनते हो बेवफा होना, किसी और के साथ जाना, किसी और के बाहों में गिरना, किसी और के बिस्तर तक जाना आपने चुना, किसी और से मुस्कुरा के बात करना भी आपने चुना। ये आपके मन का खोट था। अगर आपको प्यार निभाना नहीं आता है, छोड़ दो, जाने दो। लेकिन अगर आप नहीं निभाना जानते हो तो फिर आपसे बड़ा नीच इस दुनिया में कोई नहीं है। और लड़कियों को, लड़कों को, सबको समझ में आता है कि सामने वाला इंसान धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन हम ना एक भरोसे में रहते हैं कि शायद बदल जाएगा, शायद हो सकता है कि गलती हुई हो, शायद ये मजाक ही कर रहा हो, शायद इसका नेचर ही ओपन फ्रैंकली हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान कभी नहीं बदलता। इंसान से बड़ा घटिया जात इस दुनिया में है ही नहीं। वो कभी नहीं बदल सकता है। और मैं सिर्फ एक ही सलाह दे सकती हूँ, क्योंकि आप बेवफाई को रोक नहीं सकते हो, आप गुनहगारों को नहीं रोक सकते हो, लेकिन जिसके साथ गुनाह हो रहा है वो एक ही सलाह मान ले, वो अच्छा है कि लोगों को पढ़ना सीखो। जो जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। और मेरे को ऐसा लगता है जो खुद को जितना ज़्यादा क्लीन दिखाने की कोशिश करते हैं ना लोग, जो जितना ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमसे ज़्यादा स्पिरिचुअल कोई नहीं, हमसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं, हमसे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं, एंड में पता चलता है वही लोग मतलब सबसे गलत काम करके निकलते हैं। वो लोग फिर सही हैं जो मुंह पे बोल देते हैं यार मैं ऐसा हूँ, भाई मैं ये नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन जो बहुत मतलब वो कहते हैं ना, इट्स अ कोड दैट यू कांट बी राइट ऑलवेज, वो वैसे वाले लोग ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। वो चीज़ है ना भाई कि दुनिया में, इस दुनिया में सेब से लेकर सोने तक हर चीज़ पॉलिश मार के दी जा रही है। तो फिर इंसान भी वही हो गया, वही खा रहे हैं, वही पहन रहे हैं, वही रह रहे हैं। आदत हो गई हमारी, हम आसपास देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम टीवी पे देख रहे हैं। आसान हो गया है बहुत ज़्यादा। किसी को झूठ बोलना बहुत आसान हो गया है, फरेब छुपाना बहुत आसान हो गया है, चेहरा पढ़ना मुश्किल हो गया है। ये फ़र्क है। हमें लगता, इंसानों को लगता है कि यार एक इंसान के पीछे 10 साल 12 साल 5 साल रिलेशन में रहे, उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन बोरियत आ गई, अब नया चाहिए। तो ये फितरत होती है। 4 जगह मुंह मारने से, अगर अय्याशिया करने से, 4 जगह मुंह मारने से अगर हवस ख़त्म होने लग जाए तो कोठे नहीं होते। हर रोज़ वहाँ लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। और गलतियां माफ़ करो, फितरत नहीं। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती है।
और यहाँ पे ना माफ़ी की बात है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल इस चीज़ में, लोग ना इस डिलेमा में बहुत फंस जाते हैं कि यार एक इंसान सालों से किसी के साथ रिलेशनशिप में, और उसे पता चलता है कि यार मेरा पार्टनर मुझ पे चीट कर रहा था, कुछ वक्त से कर रहा था, इवन वन नाइट स्टैंड का पता चला, उसे पता चला कि मेरा पार्टनर मुझ पे चीट कर रहा था, पार्टनर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, मेरे से गलती हो गई। क्या चीटिंग में सेकेंड चांस देना चाहिए? इंसान को सेकंड चांस मिलना चाहिए। अगर गलती भूल सकते हो तो माफ़ कर दो, फिर कभी वो गलती दोबारा दोहराना मत। बट लवली, चीटिंग इज अ चॉइस, राइट? अगर उस इंसान ने, आपके पार्टनर ने चूज किया है आप पे चीट करना, आप कैसे उसे सेकंड चांस दे दोगे? मुझे इस चीज में ये समझ में आता है कि देखो कि कारण क्या रहा होगा। कारण है क्या? गलत है, चीट करना गलत है, कारण क्या रहा होगा? कहीं आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो काम नहीं कर रही है, कोई ऐसी चीज जो खटक रही है जिसकी वजह से उसे बाहर जाना पड़ा, या फीमेल। अगर आपके रिश्ते में आपको कुछ खटक रहा है, आप बोल दो साफ यार कि मेरे को ये चीज खटक रही है, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, कबूल करने के लिए। पछतावा है तो माफ़ कर दो, फितरत है तो फिर इंसान को भगा दो। अगर आपको दिख रहा है कि वो पछतावे में रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, ताकि आप उसके साथ रहो, और उसको उस गलती का एहसास है, जो कि गलती और गुनाह दोनों है, अगर आप माफ़ कर सकते हो तो माफ़ कर दो। फिर ना वो दोहराएगा उस बात को, और ना आप उस बात को कभी दोबारा अपने मन में लेके आओगे। देखो, इसलिए ना मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ रही है कि आजकल जब कोई रिलेशन में आता है या शादी होती है तो हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि हर इंसान का पास्ट होता है। आजकल हर कोई रिलेशन में रहता है तो प्योरिटी वाली चीज़ें तो छोड़ दो कि भाई साधु संत बन के, हर किसी का पास्ट होता है, ठीक है, लाइफ है। शादी के बाद ये क्यों हल्के सी स्माइल भी किसी को दुख देने लग जाती है, क्योंकि वो अपना मान चुका है, अब कुछ नहीं होना चाहिए, राइट? आपकी बात बिल्कुल सही है कि चीटिंग का कोई वो है ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं, एक बार कर दी तो कर दी। बट मैं फिर वही चीज़ कहता हूँ, ये मैंने देखा है अक्सर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कपल था, दोनों लव मैरिज करी, बहुत प्यारे कपल थे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल थे। एक दिन वो लड़का किसी और लड़की के साथ पकड़ा गया, गलत था, ठीक है, डाइवोर्स हो रहा है फिलहाल उन दोनों का। उस लड़के ने बोला कि मेरी वाइफ जो है सेक्सुअली बोलते ना, एक्टिव नहीं है। वो उस हसरत के चक्कर में गया था। अब वो जब अपनी वाइफ को ये बात बोले तो आजकल मुझे पता नहीं मेडिकल टर्म में इस चीज़ों को सही खराब कैसे किया जाता है, वो मुझे पता नहीं है। बट मेरा कहना ये है कि अगर वो लड़का उनसे बात करता, डॉक्टरों से बात करो, दवाई लो इन चीज़ों की, लेकिन वो डरता था कि मैं वाइफ को बात बोलूँगा तो डाइवोर्स ना हो जाए, घर में क्या होगा, ये डर है, हिम्मत नहीं है बात करने की। ठीक है, अच्छी बात है, डाइवोर्स लो, उसने चीट किया है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक रिश्ते में लव मैरिज करके आए हो, लव मैरिज छोड़ो, अरेंज मैरिज भी करके आए हो, अगर आप प्यार में हो, शादी में हो, बात करने की हिम्मत तो रखो। आप एक दूसरे के सामने नंगे तो हो जाते हो, लेकिन एक दूसरे की गलती बताने में शर्माहट कैसी आ रही है फिर आपको? सोचने वाली चीज़ होती है। हल्की मेरे बारे में हर चीज़ इन्हें पता है। मेरे पास खूब लड़कियों के मैसेज आ जाते हैं, हेलो हाय जो भी आता, मैं कल भी इनको दिखा रहा था, मैं ये देखो। तो छुपाना क्या होता है इसमें? मेरे लिए ये इंसान है इस दुनिया में, इनके अलावा कोई नहीं है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, और इनके लिए मैं हूँ। यही लाइफ है। अगर एक पे हम लोग टिके हुए हैं तो दुनिया में कितनी भी हुर की परियां आ जाए, चेहरा सबका ढलना है, चमड़ी सबकी लटकनी है, बुढ़ापा सबका आना है, मौत सबकी आनी है। स्वाद कुछ कभी खत्म नहीं होता है, हर रोज नए होटल खुल रहे हैं भाई। मैं अगर सही हूं, मेरी पत्नी अगर सही है, तो इस दुनिया में कोई कितने भी आए, कितने भी जाएं, कितने भी हुर की परियां, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वाइफ के बारे में क्या कहते हैं, या ये खूब इनको यार दोस्त हैं, इनके भी अच्छे अच्छे यार दोस्त हैं, कई लोगों से बात करते रहते हैं कि हम ये शूट कर रहे हैं, वो शूट करें। मैं शक ही नहीं करता हूँ, मेरा काम ही नहीं है शक करना। मैंने आज तक इनका फ़ोन चेक किया, ना ये मेरा फ़ोन चेक करती, दोनों का पासवर्ड पता हुआ है। नीयत का खेल है, सब्र का खेल है। आप कभी किसी के पासवर्ड्स लेकर फ़ोन चेक करके तो उसको लॉयल नहीं रख सकते, राइट? कि मैं अगर इसके ऊपर दबाव बनाकर रखूंगा, इसको हर तरफ से देखता रहूंगा, तो ये मेरे साथ लॉयल रहेगी। वो तब उस तरह से तो आप किसी को लॉयल नहीं रख सकते। जबरदस्ती कुत्ते पाले जाते हैं, शेर नहीं पाले जाते ना भाई, वो वाली बात मैं भी यही बात बोलने वाली थी कि बांध के जानवर रखे जाते हैं, इंसान नहीं। हाँ, आप जानवर को फिर बांध लोगे, इंसान को थोड़ी बांधोगे। और वो बात वहीं आती है नियत वाली, जो आपने पहले करी थी। अगर उसकी नियत साफ है तो कितना ही खुला छोड़ दो, वो तुम्हारा ही है। आप कुत्ते के गले में पट्टा बांध के उसको वफादार बना सकते हैं, इंसान के गले में पट्टा बांध कर नहीं। इंसान अगर कुत्ता है तो कुत्ता ही रहेगा, चाहे उसके कितने ही पट्टे बांध लो। यस, वफादारी इंसान की फितरत में होती है, इंसान की ज़मीर में होती है। जिसका ज़मीर ऊंचा है, जिसकी फितरत अच्छी है, जिसकी नीयत अच्छी है, फिर आप उसके सामने एक इंसान को नंगा भी खड़ा कर दोगे, उसका ईमान नहीं डोलेगा। आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत मायने रखता है।
लेकिन लवली, ये वैसे कितना पेनफुल चीज़ है ना जब एक पार्टनर को पता चले यार मेरा पार्टनर मुझ पर चीट कर रहा था। दुनिया ख़त्म हो जाती है एक इंसान के जब उसको पता लगता है कि वो जिससे प्यार करता है वो उससे प्यार नहीं करता, या वो प्यार का दिखावा कर रहा था, वो किसी और के साथ था। मतलब इंसान सुन पड़ जाए उस मोमेंट में जब उसको ऐसा कोई चीज़ पता चले। दिमाग ठंडा पड़ता है, रूह कांपती है इंसान की, खून सफ़ेद हो जाता है भाई, तड़प तड़प के रूह निकलती है इंसान। और ये वाला दर्द सिर्फ वही जान सकता है जिसने उसको एक्सपीरियंस किया हो, और कोई नहीं समझ सकता। वो भी जिसने चीट किया वो भी नहीं समझ सकता कि मैंने उस इंसान को क्या दर्द दे दिया। नहीं, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जो हुआ भूल जाओ, जिसके ऊपर बीतती है ना वो जानता है कि भूलना आसान नहीं। हाँ, और ये कर्मा तो कहीं ना कहीं आएगा लौट के। जो जैसा खेल खेलता है वो याद रखे कि जब वक्त घूम के आएगा वो उसी खेल में फंसता है। कर्म नहीं छोड़ेगा इंसान, फिर भी चलो एक बार के लिए छोड़ दे, तुम्हें कुछ ना कहे, पर कर्म तो वो चीज़ तुम्हारे तक लाएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, जिसने ये दिल बनाया है, जिसने दुनिया बनाई है, वो इस दिल का और दुनिया का हाल जानता है, और वक्त घूम के आता है। वक्त से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं होता। वक्त बहुत चीज़ें आपको बताता है। बारी तो सबकी आनी है भाई, वही वाली चीज़ है ना। अब मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आपने अगर आपकी नीयत अगर डगमगाई है तो आपकी औलाद की भी होगी। कर्मा यही कहता है, ज़रूरी नहीं कर्मा आपको ही फल दे या आपको ही सज़ा दे, औलाद का भी नंबर आ सकता है। बिल्कुल। तो जब भी किसी का दिल दुखाओ, किसी के साथ घटियापन करो, तो ये याद रखना कि बेटी और बेटा आपके घर में भी आएंगे। हाँ, किसी की लड़की का तुमने आज दिल तोड़ दिया, किसी को चीट करके किसी और लड़की के साथ हम बिस्तर हो जाते हो तो बेटी आपके भी घर में है। बिल्कुल। उतना ही दर्द होगा, शायद उससे भी ज़्यादा होगा, तो तैयारी रखना है ना। कोठे पे बैठी हुई औरत को भी ये बात पता है कि मेरी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगी, वो भी वहाँ से बाहर निकालना चाह रही है। तो आप शादी करके जिस घर में बेटी है, जिस घर में माँ बाप है, वो इंसान उस घर से निकल के कैसे बाहर चला जाता है। तो नीयत सुधारो, हरकतें सुधारो। और ना एक सवाल, क्योंकि अभी हमने बात की कि यार आज की दुनिया में लॉयल लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वफादारी बड़ी मुश्किल से मिलती है। 3 ही बचे हैं, तुम, मैं और ये। थैंक यू। शूटिंग वाली पूरी टीम नाराज होती है। लेकिन पता है, मजाक एक तरफ, पर एक ना लोगों के अंदर ना बड़ा सवाल है, खास करके जो लोग सिंगल हैं या जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं, कि हम पता कैसे लगाएं कि ये प्यार है सामने वाले को, या सिर्फ इन्फैक्चुएशन या दिखावा है, या सिर्फ उसको कुछ वक्त का अट्रैक्शन है। ये डिफरेंस कैसे पता चले कि सामने वाला जिससे मैं 6 महीने से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बोल तो रहा है। देखो, बोलना, जुबान चलाना बड़ा आसान है, आई लव यू, तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरा जहान हो, बोलना बड़ा आसान है। कैसे इस बात का पता लगाएं कि सामने वाला सच में मेरे से प्यार करता है, वो सिर्फ एक दिखावा है। आपका दिल बता देता है, आपके मन की आवाज़ आपको बता देती है, इंसान की आंखें आपको बता देती है, लहजा बता देता है। हम कहते हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा है। आप पता करना नहीं चाहते हो, सामने वाले इंसान को डालो मुश्किल हालात में, वो देखो कि वो आपके नीचे जो इंसान है, चाहे वो स्वीपर हो, गेट कीपर हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, सब्जी बेचने वाले हों, या फिर जो ट्रैफिक लाइट पे आके आपसे कुछ भी चीज़ की मदद मांगते हैं, वो लोग हैं, उनके साथ वो बर्ताव कैसा करता है। अगर आपका और उसका बर्ताव एक जैसा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका और उसका बर्ताव अलग है तो गलत है। एक पुरानी कहावत है ना भाई कि आदमी का लहजा कैसा है, आदमी की नीयत कैसी है या बर्ताव कैसा है, ये देखना कि उसका रिश्ता उसकी माँ से कैसा है। और औरत की नीयत या औरत का बर्ताव देखना तो देखना कि उसके बाप के साथ रिश्ता कैसा है। बिल्कुल, वो वाली चीज़ें होती है। अपनी ज़िंदगी में ना 2 लोग कभी नहीं लेके आने हैं। पहला वो जो हर चीज़ में खामियां निकाले, आपके अंदर खामियां निकाले। अगर आप अच्छा भी बन के आए, पहन के आए, खा कर आए, उसमें गलतियां निकालें। हर चीज़ में गलती निकालने वाला इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। और दूसरा, हर चीज़ पे उदास होने वाला इंसान आपको नहीं चाहिए, जो अपनी ज़िंदगी में बस क्रिब करता रहता है, रोता रहता है। ये 2 इंसानों को अपनी ज़िंदगी से हटा दो। अपना इस चीज़ के ऊपर ना आज के वक्त में मैंने सवाल इसीलिए आपसे किया कि प्यार है या दिखावा है, ये कैसे पता लगाएं और क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब ना मैं कुछ आज के वक्त में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं ना उनके बारे में बात करूँगा।
लोग ना प्यार का नाम देकर ना बहुत गलत तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं अपने पार्टनर्स का आजकल कि यार मुझे तुमसे प्यार है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकती, या तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो। इसका अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जाए आजकल सोशल मीडिया में बहुत आ रहा है कि लड़कियों की इंटीमेट वीडियोज़ लीक हो रही हैं जो कि खुद उनके बॉयफ्रेंड्स ने बनाई हुई हैं, खुद उनके पार्टनर्स ने बनाई हुई हैं। और अक्सर देखा गया है कि लड़के ऐसे मोमेंट्स को शूट कर लेते हैं, फिर लड़कियों को बोलते हैं ना मेरे को तुमसे इतना प्यार है ना, तुम अलाउ नहीं कर सकती क्या मुझे, या तुम ये करने नहीं दे सकती। वो प्यार का नाम लेकर प्यार की बातें करके, और वो लड़की उस भरोसे में कि यार नहीं ये तो मेरा पार्टनर है, मुझसे इतना प्यार है, वो शायद उस वक्त उन चीज़ों को अलाउ भी कर देती हैं। बाद में वो इतना बड़ा डिज़ास्टर बन के निकलता है। तो क्या अगर आपका पार्टनर आपसे बोले, लड़का लड़की को बोले कि यार तुम मुझसे प्यार है ना, मुझे तुमसे प्यार, तो ये कर लेते हैं ना, या ऐसा कर लेते हैं। एक लड़की फिजिकल होने के लिए अभी राजी नहीं है, उसको वक्त चाहिए, और लड़का बोले नहीं यार हम तो रिलेशनशिप में, तुम्हें मुझसे प्यार है तो ये कर लेते हैं, या इस मोमेंट को शूट कर लेते हैं। अक्सर लड़के देखा गया है कि ऐसी इंटीमेट पिक्चर्स मांगते हैं कि यार मेरे को ये दे दो, हम तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, प्यार है। क्या ये प्यार है? नहीं, प्यार इज्जत देता है, इज्जत उतारता नहीं है। और लड़कियों को मैं एक ही बात कहूँगी, ना बोलना सीखो। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर सकता, जो आपके जिस्म के पीछे इतना पागल हो गया है कि वो उस चीज़ को प्यार का नाम दे रहा है, वो लड़का गलत है, वो आपके साथ जिंदगी तो नहीं निभाने वाला है। लड़के यही बोलते हैं कि यार हमने तो शादी करनी है ना, अब हम तो साथ शादी रहेंगे। शादी करो फिर साथ में रह लेना। अगर आप दोनों इंटीमेट हो रहे हो, इंटीमेट होना इज़ टोटली योर चॉइस। इसमें मैं नहीं बोलूँगी कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शादी होने से पहले आपकी चॉइस है। लेकिन ये देखो कि क्या वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है तो किस पर्पज़ के लिए कर रहा है। आप कोई पॉर्न स्टार तो हो नहीं, या पॉर्न एक्टर तो हो नहीं कि आपने अभी शूट कर दिया, अगली बार जाके जब उसको खुद को फील करना होगा तो वो उसको देख के करेगा। आप क्या हो? आप अगर एक मोमेंट में एक दूसरे के साथ आए हो तो वो प्यार हो सकता है, इंटीमेसी आपकी चॉइस हो सकती है। इंटीमेसी को रिकॉर्ड करना इज़ अ क्राइम। वो लड़का भी गलत है और आप भी गलत हो, क्योंकि आपने परमिशन दी है उस चीज़ की। आपको अपनी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा, और लड़की को ये देखना पड़ेगा कि अगर ये चीज़, मेरी ना टीचर थी 5th क्लास में, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, मतलब मेरे को क्या पूरी क्लास को एक बात बोली थी, वो काम कभी मत करना जिसको देख के अगर आपके माँ बाप के सामने वो बात आए तो उनको अपनी आंखें झुकानी पड़े, उनको सर झुकाना पड़े और वो शर्मिंदा हो जाए। लड़कियों को ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं ये फ़ोटो भेजती हूँ और कल को ये चैट, ये फ़ोटोज़ मेरे भाई के सामने, मेरे बाप के सामने, मेरी माँ के सामने आएगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। क्योंकि अक्सर लड़के ही बोलते हैं ना यार तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं है? बोल दो नहीं करती, छोड़ दो। मैं प्यार करती हूँ लेकिन मैं जिस्म फरोशी पे नहीं बैठी हुई ना। अगर तुम्हें न्यूड इमेजेस देखनी है लड़कियों की तो ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, देख लो, मैं उनमें नहीं हूँ। भाई देखो, मुझे सिंपल सा फंडा लगता है। आप ये देखो भाई कि लड़का हो या लड़की हो, आपकी ज़िंदगी में हम सफ़र बनने आया है या हम बिस्तर होने आया है, फ़र्क है। अगर प्यार है, बातें करो, हंसी मजाक करो, साथ घूमो, वादा मत करना, क्योंकि शादी का वादा नहीं किया है आप लोगों ने, प्यार का वादा किया। प्यार और शादी में बहुत फ़र्क होता है। बड़े आते हैं ना ये पॉइंट कि भाई शादी में झांसा दे दिया, प्यार कर लिया। नहीं, या तो शादी होगी या प्यार होगा, और प्यार है तो फिर सीधा शादी होनी चाहिए। लोग हम ज़्यादातर रिश्तों के अंदर लोग हम बिस्तर होने आते हैं। आदि भाई आप एक लड़के हो इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, लड़कों की ही बात है कि अगर एक लड़का एक लड़की से सच्चा प्यार करे, उससे पूरा सच्चा बिल्कुल ऑनेस्ट एंड जेन्युइन लव करे, तो क्या उसके लिए कभी भी वो एक फिजिकल टच पैरामीटर बन सकता है कि यार अगर ये लड़की मेरे साथ फिजिकल नहीं होगी तो शायद मैं इससे प्यार ना कर पाऊँ या हम साथ ना रह पाए? क्या लड़कों के लिए कभी ये कोई पैरामीटर है अगर लड़के का प्यार सच्चा है? मुझे लोगों को पता नहीं, मेरे लिए तो नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो किसी के लिए भी होगा। अगर मैं किसी लड़की से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और मेरे को ये बोले कि यार नहीं शादी से पहले ये नहीं, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा चल प्यार खत्म, तू मना कर रही है तो प्यार खत्म और मैं निकल जाऊँ इससे। क्या होता है ना भाई, जिनको जो चाहिए होता है ना वो ना मिले तब वो होता है। वो होता है। इस दुनिया में हर इंसान एक मकसद लेके घूम रहा है, और शायद उसका मकसद सिर्फ वही होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप किसी रिश्ते में हो, आपका पार्टनर लड़का हो या लड़की, बात शुरू होने के दूसरे दिन ही बोल दे चलो होटल में चलते, नहीं है प्यार वो। बात के तीसरे दिन ही बोल दे, चौथे दिन ही। आप खींचो ना 6 महीने में, मान जाऊं कितना सच्चा प्यार है। आप सीधा बोल दो हम प्यार में हैं, रिश्ते में हैं, कपल हैं, ठीक है, 1 साल तक सेक्स नहीं होगा। बोलो
देखते हैं कितनी शिद्दत है तुम्हारे प्यार में। लोग तो लैला मजनू बन के मर गए, तुम ओयो तक पहुंचने में तरस रहे हो। बताओ ये प्यार होता है क्या? कितनी बार पैटर्न होता है हर चीज का, कितनी बार वो सेक्स वर्ड लेके आता है, हम बिस्तर होना चाह रहा है, किस लहजे में वो लड़कियों के बारे में बात करता है। लड़का लड़कियों को समझना चाहिए, दूसरों को लड़कियों को किस नज़र से देखता है ये समझना चाहिए। हर इंसान का एक पैटर्न होता है। आपने अभी बात बोली थी ना, कैसे पता चलेगा सच्चा प्यार करता है, उसका लहजा देखो। कितनी बार वो इज्जत की बात करता है और कितनी बार वो गंदगी की, ये होटलों की बात करता है। अपने माँ बाप के बारे में कैसे बात करता है, तुम्हारे बारे में कैसे बात करता है। हर इंसान के लहजे के अंदर ना जो उसकी चाहत होती है ना, बीच बीच में खनकार मार जाती है हमेशा, कभी भी देख लेना। क्योंकि लवली, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो आई गेस ये तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ना कि आपका पार्टनर आपसे आपकी इमेजेस मांग रहा है। इसमें कुछ ये नेचुरल या आजकल के ट्रेंड वाली बात तो नहीं है कि आजकल चलता है? नहीं यार, ये ट्रेंड कभी हो भी नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। लड़कियों को ना बोलना सीखना पड़ेगा, अपनी इज्जत का ख्याल रखना सीखना पड़ेगा। अगर आप उस इंसान को मना नहीं कर सकते हो ना, जो आपसे ऐसी इमेजेस मांग रहा है, ऐसी वीडियो शूट करने के लिए आपको फोर्स कर रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव, सो कॉल्ड लव, तो आप गलत हो। आपने अपना जिस्म और अपना ज़मीर इतना आसान बना दिया कि कोई भी राह चलता आके आपसे कुछ भी बोल सकता है। आप देखें ना कि आप बन क्या जा, आप ऐसी नहीं हो। आपके मन में भी आता होगा कि नहीं यार, नहीं देती हूँ। उस मन की आवाज़ सुनो और उस इंसान को छोड़ दो, चाहे कितना ही अच्छा इंसान हो। क्योंकि आई गेस वो कई बार ना ये बड़ा एक गलत इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है कि यार अगर तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम प्यार में इतना भी नहीं कर सकती हो तो यार फिर क्या है का प्यार किया तुमने तो मुझसे। तुम बोलो ना उसको कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम मेरे से इतना प्यार नहीं कर सकते कि रुक जाओ। तुम मेरी इस चीज़ के, मेरे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट कर लो। उसका प्यार प्यार, तुम्हारा प्यार व्यापार। प्यार यार वही होता है, जिस्मानी प्यार प्यार थोड़ी होता है। सेक्सुअल नीड है, ठीक है, शादी कर लो फिर। 22 के 21 के हो जाओ, कर लो लीगल टर्म में आती शादी। 10-10 साल, आज ज़्यादातर रिश्ते टूटने की वजह है 10 साल रिलेशन में रह लेते हैं, कुछ बचा ही नहीं होता उनके बीच में रिश्ते के अंदर। फिर नई चीज़ ढूंढेंगे वो, उनको नई चमड़ी चाहिए होती है, नया इंसान चाहिए होता है, नई शक्ल चाहिए होती है। ये ज़्यादातर रिश्ते टूटने की वजह ये होती है कि 10 साल हो गए, बोरियत आ गई। आप वर्ल्ड की कोई फेवरेट कार आपकी हो, मैं 1 साल आपको फ्री में चलाने के लिए दे देता हूँ, लो 1 साल बाद मुझे बता देना मज़ा आ रहा है क्या। नियत का खेल है ना, जिसे पता है ये मेरी फेवरेट है, यही चलाने, वो वही चलाएगा, उसी रिश्ते में रहेगा। जिसको हर महीने गाड़ियाँ बदलने का शौक होता है, उसकी नीयत भी खराब होती है भाई। ऐसे ही होता है, मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिनको शौक होता है नई नई चीज़ों का, तो वो रिश्ते में नई चीज़ क्यों नहीं लाएंगे? फितरत है उनकी। एक वर्ड पता है तुम्हें, ठरकी। जिस इंसान को औरों की वीडियोस और फोटोज़ अपनी गैलरी में रखने का शौक़ हो, अपनी पार्टनर की फ़ोटोज़ और वीडियोस गैलरी में रखने का शौक़ हो, उसको हम ठरकी कहेंगे ना, प्यार नहीं कहेंगे। वो प्यार नहीं है। कोई नोबल इंसान तो है नहीं वो, कोई बहुत संत महात्मा तो है नहीं वो। प्यार बहुत अलग चीज़ होती है, जिस्मानी चीज़ें बहुत अलग होती है। नीड होती है, ठीक है, बता दो आप अपने माँ बाप को जाके, ये लड़की है, शादी करने वाला हूँ, कल ही मिली है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन शादी करूँगा 1 साल या 2 साल के बाद। रिश्ते में डर है आपको कि अगर मैं हम बिस्तर हो गया तो फंस ना जाऊँ। झूठे रेप केस का कारण क्या, यही तो है। चाहे लड़की लगाए चाहे लड़का लगाए, लड़का कहता है मेरे साथ गलत हो गया, इसने झूठा रेप केस लगा दिया। भाई कुछ तो किया ही होगा तुमने, सिंपल सा फंडा। हमारा यूथ कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। देखो वही है, हमने बहुत ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है जिनको नहीं करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम हर चीज को ओके बोलने लगे हैं। एग्जैक्टली। सेक्स एजुकेशन होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए बैड टच गुड टच क्या होता है, क्यों बताया जाता है, ताकि आपके साथ गलत ना हो। इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो, टिल द टाइम यू आर नॉट 18, आप अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो, यू विल नॉट गेट इंटीमेट। बट आज का यूथ देख लो, 10th क्लास 11th क्लास 9th क्लास में दे आर गेटिंग इंटीमेट। वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज उनके लिए एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिसको लोगों ने टैबू बना रखा था कि ओ माय गॉड सेक्स, वाओ। और उनको ना बड़ा मजा आ रहा है इनिशियल ईयर्स के अंदर, यू नो, टू एक्सप्लोर इट। जब उनका सही वक्त भी नहीं है उसकी एक्सप्लोरेशन का। हर चीज का एक वक्त होता है, कहते हैं वक्त के साथ अच्छी लगती है। यस, और इट इज नॉट मॉरली, इट इज बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली एंड मेडिकली प्रूवन कि आपके एक पर्टिकुलर ईयर्स होते हैं जहाँ पे आपको सेक्सुअली एक्टिव होना चाहिए। आपकी इमोशनल एक्टिवनेस एक टाइम पे होती है, आपकी सेक्सुअल एक्टिवनेस एक टाइम पे होती है। आप अगर बच्चे कंसीव करोगे तो आप 16 साल की उम्र में तो बच्चे नहीं करोगे ना। बट ये जो ये निब्बा निबीज होते हैं, जो 11th 12th क्लास के लड़के लड़की आजकल कॉलेज ईयर्स में जो फिर ये चीज़ें करके
एंड देन दे डू थिंग्स लाइक अबॉर्शन एंड उसके बाद ये कहीं ना कहीं अपनी बायोलॉजिकली भी अपनी बॉडी कितनी खराब कर रहे हैं. इवन दिस इज द केस ऑल्सो. जब बहुत क्लोज हमने सुना था ये केस जिसमें लड़के ने ये बोला कि अगर तुम मेरे से प्यार करती हो तो हम बिना प्रोटेक्शन के इंटीमेट होंगे. हाँ, ये भी भाई, ये भी एक चीज है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग केस. अब ये लोगों ने बोलना चालू कर दिया, लड़के लड़कियों ने, कि अब तो नहीं है, अगर प्यार है तो लेट्स डू इट विदाउट द प्रोटेक्शन. एंड भाई प्रोटेक्शन और प्यार का क्या लेना देना है आपस में? तुम्हें अगर बच्चा चाहिए, तुम माँ बनने को तैयार हो, तुम बाप बनने को तैयार हो, तो शौक से बिना प्रोटेक्शन के काम करो. इसीलिए पहले शादियां कर दी जाती है ना 22, 24, 25 में, जल्दी इसलिए कि तब वो जो नीयत है वो डगमगाए नहीं. ये तरीके से चीज़ें पैटर्न में चलती थी, वो पैटर्न बदल गया. मसला ये है जब कोई भी चीज़ भूकंप. बोलो भाई 22-25 में शादी, ये जो मुंह से निकालता है ना ये बात, उसके ऊपर बड़े वो हो जाते हैं. यार मैंने 24 में शादी की थी एंड आई रियली थिंक कि लड़कियों को 23-24 में शादी कर लेनी चाहिए. नहीं, ये स्टेटमेंट के ऊपर तो महाराज लोग भी हमारे वो हो गए. नहीं, एक चीज़ समझने वाली है कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि आपका काम किस तरीके का है. बिल्कुल. छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ. मैंने अभी 29-30 की उम्र में शादी करी. रीज़न ये था कि मैं बॉम्बे जा रहा था, मुझे काम वो चाहिए था, स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि पार्टनर मेरे साथ स्ट्रगल करे. मैंने छोटे भाई की शादी करा दी जो 2-3 साल मेरे से छोटा है, ताकि घर में एक महिला है, घर संभले, घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे. ठीक है, समझ का खेल होता है. ज़रूरत थी उस पैटर्न में जाओ. अगर मैं घर में नल्ला ही पड़ा हूँ, कुछ काम धंधा ही नहीं है, तो फिर मैं 40 में करूँ चाहे 18 का करूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बट आई फील कि शादी करनी है तो तुम स्टेबल होने चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल लड़के, और लड़कियां भी इमोशनली स्टेबल एंड फाइनेंशियली भी. जब मेंटली प्रिपेयर हो जाओ तब शादी करो. यस. लेकिन आप घर में वेले पड़े हो, तो मैं अब भी वही कह रहा हूँ 24 में ही कर लो, तुम 21 में ही कर लो भाई. क्योंकि तुम बाहर की औरतों को उस नज़र से देखना शुरू कर दो, खाली पड़े पड़े, कुछ नहीं होगा, ये चलेगा, और बाहर भी यही चलेगा, और कुछ नहीं होना है. तो मतलब जहाँ पे एक रिश्ते के अंदर, खास करके रिलेशनशिप्स में, ये डिमांड आने लगे तो अब समझ जाओ ये प्यार नहीं है. ये प्यार का नाम यूज करके अपने ऑल्टरनेटिव मोटिव्स पूरे हो रहे हैं. यस. प्यार सिर्फ आपको एक दूसरे का ख्याल रखना सिखाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है प्यार. आप अगर अपनी माँ का ख्याल रखते हो वो प्यार है, माँ आपका ख्याल रखती है वो प्यार है, बाप आपका ख्याल रखता है वो प्यार है, आप अपने भाई बहनों का ख्याल रखते हो वो प्यार है. प्यार में सिर्फ एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे की इज्जत की जाती है. बट सच्चा प्यार तो आई गेस यही है ना. अगर सच में वो सच्चा प्यार की हम बात करते हैं, तो अगर मुझे किसी से प्यार है और वो मुझे ये बोल देना कि जिंदगी भर तुम मुझे छू नहीं सकते, कंडीशन ये है, साथ रहो, सब कुछ है, पर तुम मेरे को छू नहीं सकते. यार अगर सच्चा प्यार है तो इंसान कहेगा हाँ ठीक है. हाँ, क्योंकि इंसान का साथ मायने रखता है. प्यार है तो मैं ये कहूंगा ना, यार मेरे को तुम चाहिए हो भाई, नहीं छू सकता कोई बात नहीं, बट प्यार तो प्यार है. हाँ बिल्कुल है. अगर शरीर सब कुछ होता तो इस दुनिया में कृष्ण की बातें भी नहीं होती ना, है ना. भगवान भी तो है, मीरा भी तो थी जिन्होंने प्यार किया था कृष्ण से. समझ रहे हो चीज़? मसला पता है क्या हो गया कि सेक्सुअल नीड इतनी ज़्यादा हो गई, हर तरीके से हम लोग इतने डिस्टर्ब हो गए ना. मेंटली भी वही चल रहा है, फिजिकली भी चल रहा है, आंखों के सामने वही चल रहा है, खाने में भी स्टेरॉइड इतने आ गए कि सेक्स 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 इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है. यही कारण है कि 4 साल की बच्ची का रेप हो जाता है जो 40 साल का आदमी कर देता है, क्योंकि 24 घंटे खोपड़े में वही घुसा हुआ है. यहाँ मेंटल स्टेट किसी ने देखी ही नहीं. यही तो कारण है. लो अपाइज होता है हमारे देश का. कानून ऐसे लेके आओ ना. मैंने कई पॉडकास्ट में ये बोला है, कभी रील ही नहीं चलती इस चीज़ की, कभी रील फटती भी नहीं इस चीज़ की. मैंने अभी कुछ दिन पहले एक आदमी के साथ बैठा हुआ था, बड़े मुकाम पे है वो आदमी. मैंने ऐसे ही बोला कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान रेप करता है ना, साले को चौराहे के बीच में नंगा करो, समाज के सारे लोगों के बीच में ब्लेड से काटो, तड़पा तड़पा के नमक मिर्च भर के मारो, और मरने नहीं देना. बोला आपने पहले भी, मरने नहीं देना. ठीक है, ये रील नहीं फटती. क्यों? सबको ये लगता है हमारे घर से कोई निकल गया तो. और एक ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि भाई जिस दिन तेरे घर से कोई निकलेगा तब बोलना ये बात. इस मेंटल स्टेट के देश में क्या करोगे आप, क्या उखाड़ोगे आप? जब हम कोई लोग बोलने जाते हैं कि ये होना चाहिए, उससे पहले अगर ख्याल ये आने लग जाए कि मेरी माँ ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने ये कर दिया, तो फिर क्या ही लो बनेगा इस देश में. खुद की नीयत पे सवाल उठ गया तो दूसरों की नीयत पे तो क्या ही करोगे आप. इंसान बदलाव चाहता, बदलना नहीं चाहता है. ये है मसला. डर नहीं है. बड़े उससे करते, दुबई में लो देखो, सऊदी में लो देखो, फटती है लोगों की वहाँ. हाँ, अब दुबई में, सऊदी में हाथ नहीं लगा सकते. नहीं लगा सकते. आप जाओ सऊदी में गाड़ी के ऊपर, या दुबई में जाओ गाड़ी के ऊपर सोने की चेन डाल दो अपनी, वो ओनर की हालत खराब हो जाएगी. किसकी है भाई, कोई उठाओ इसको. ठीक है, इंडिया में रखे तो गाड़ी, ओनर और चेन, तीनों गायब. ये हकीकत है ना, ये चल रहा है. कुछ नहीं हो सकता भाई. इस देश के अंदर जितनी अच्छी बातें बोली जाती है उसको उतना ही दबाया जाता है.
जिस देश में प्रेमानंद जैसे महाराज को, जैसे बाबाओं को गाली पड़ सकती है ना, साधु संतों को गाली पड़ सकती है, बिल्कुल। उस देश में कुछ सुधार नहीं कुछ हो नहीं सकता। हो सकता। मैं कहता हूँ ठीक है, कई बाबा हैं जो रेप कांड में बंद है, लेकिन जो सही कर रहा है उसकी तो कदर कर लो। प्रूफ होने से पहले ही तुमने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। एक औरत थी जिन्होंने बोला कि ऐसे बाबा तो रेप कांड में, प्रेमानंद जी के लिए बोला था, ऐसे बाबा तो रेप कांड में फंसती हो। 40-45 साल की औरत थी। क्या कर रहे हो? तब दिखता है कि भैया हमारी क्या ही सोसाइटी करोगे? एक्चुअली में खत्म हो रही है बिल्कुल। समाज, कानून और 4 लोग, ये कोई नहीं चाहते बदलाव हो, वो तमाशा देखना चाहते हैं। और तमाशा उस दिन बंद होगा जब इनके घरों में कलेश होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरे की बेटी तब तक ही जवान दिखती है जब तक खुद की बेटी जवान ना हो जाए। ये फर्क होता है। अब ना हमने प्यार के वर्ड को यूज करके ना अपने मोटिव्स प्रूव करने की बात करी, कैसे लोग प्यार का वर्ड यूज करके वो कर रहे हैं। पर आजकल ना मैं देख रहा हूँ रिलेशनशिप्स में ना, प्यार तो है ये बोल दिया, लेकिन उसके बाद ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगा दिए कि ठीक है हम रिलेशनशिप में तो हैं, आई लव यू, बट हमारा एक अपनी बाउंड्रीज हैं, मेरा अपना पर्सनल स्पेस है, मेरी प्राइवेट लाइफ है, यू कांट पोक इन टू माई लाइफ, ही कांट, लाइक आई विल नॉट पोक इन योर लाइफ। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूँ, तुम मेरे फ़ोन को हाथ नहीं लगा सकते, मैं तुम्हारे फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगी। और इस तरीके से क्या ये भी प्यार है? फिर मेरे को लगता है चलो वो उस तरीके का तो प्यार नहीं है, क्या ये प्यार है? नो। फिर उस दाई माँ का करना क्या है? घर पे सांप पकड़ने के लिए रखा हुआ है। मुझे समझ ही नहीं आता ये क्या बात हुई है। यार एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाता है ताकि उसको सुकून मिले, खुशियाँ मिले, उसके जो मन की जो थकान है वो हल्की हो सके, और वो एक दूसरे से ना अपने दुख और सुख दोनों बांट सके। इसलिए एक इंसान अपनी ज़िंदगी में लाया जाता है, वही प्यार होता है। लेकिन आप एक इंसान को टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेके आ रहे हो कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, तो तुम अपने घर में तो मेड ला रहे हो ना, आपने तो एक सर्वेंट रखा है। हाँ, कि अच्छा मेरे को फिजिकल रिक्वायरमेंट है, नीड पूरी कर दो, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, नीड पूरी कर दो, इमोशनल रिक्वायरमेंट है, आज मैं उदास हूँ मुझे खुश करके दिखा दो, मेरे को मूवी देखने का मन हो रहा है, चलो मेरे को लेके चल लो। आपने एक सर्वेंट या अपना असिस्टेंट नहीं रखा हुआ आपने साथ में। उस इंसान की अपनी ज़िंदगी, अपने मायने, अपना एक पूरा अस्तित्व और वजूद है जिसको आपको इज्जत देनी होगी। लेकिन आप अगर उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आ रहे हैं तो आपको अपना भी उसको सब कुछ देना पड़ेगा। प्यार में तो कोई बाउंड्रीज होती ही नहीं है ना, कोई दायरा होता ही नहीं है। प्यार होता है। प्यार में शर्तें होनी भी नहीं चाहिए भाई। Selfless। प्यार में अगर शर्तें होने लग जाए तो फिर फायदा ही क्या हुआ उस प्यार का। बिल्कुल। 2 इंसान हैं, ज़रूरतें हैं, ख्वाहिशें हैं, साथ मिलके आगे चलना है, ये प्यार था। हर चीज़ में लिमिटेशन लगाते जाओगे तो आप में और काम वाली में कोई फ़र्क ही नहीं बचता है ना। काम पूरे करते रहो बस, बर्तन धो, उठो, खाओ पियो, नहाओ धो, भागो यहाँ से, क्या फ़र्क पड़ा इस चीज़ का। क्योंकि आजकल इन बातों पे लोगों की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, दैट तुमने मेरी प्रिवेसी इन्वेड कर दी है, हाउ डेयर यू डू दिस। मत करते ना शादी, सिंपल सा फंडा है, मत करो। क्या प्राइवेसी होती है? मुझे एक बात बताओ, मैं बोलता वो बुरा लगूंगा, आप एक दूसरे के सामने नंगे हो गए, इससे ज़्यादा क्या प्राइवेसी चाहिए आपको? पति पत्नी हो ठीक है, अच्छी बात है, अब क्या चाहिए? अब मेरा फ़ोन कोई ना देखे, क्या है उस फ़ोन में ऐसा जो कोई ना देखे? जिस इंसान के अंदर कुछ गलत होगा ना वो छुपेगा, वो अपनी चीज़ें भी छुपाएगा। मेरे अंदर कुछ गलत नहीं है, मैं ये फ़ोन आपको दे देता हूँ, लो पढ़ लो, कितने मैं कल दे देना मेरे को वापस। कुछ है ही नहीं देखने के लायक। जिसकी नीयत ठीक होती है, जिसके मन में मैल नहीं होता है, जिसके पास कुछ छुपाने को नहीं आता, उसका रिश्ता सदा बाहर चलता है, हमेशा चलेगा। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी बेटी से, अपनी वाइफ से, किसी से भी फ़ोन छुपाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। ना मुझे ये डर रहता है कि कोई लड़की मेरी चौखट पे आ खड़ी हो जाए, क्योंकि मैंने कभी किसी का गलत किया नहीं। तो सिंपल सा फंडा, डर में हमेशा वही रहता है जिसने किसी का कुछ उखाड़ा हो या कुछ गलत किया हो। अगर कोई डर नहीं है तो रिश्ता बहुत बढ़िया चलेगा। शर्त लगाओगे, दायरा बनाओगे रिश्ते के अंदर, तो रिश्ता नहीं है, समझौता चल रहा है, और समझौते पे सिर्फ दुश्मनी होती है, रिश्ते नहीं चलते हैं समझौतों पे। आपको कभी ऐसा लगा लवली कि यार आदित्य को अपनी थोड़ी बाउंड्रीज में रहना चाहिए, इतना ओवर एक्सीड नहीं करना चाहिए, मेरी प्राइवेट चीज़ें हैं, मेरा फ़ोन है, मेरे मेल्स हैं, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए? मुझे एक चीज़ पे लगता है हाँ कि आदित्य को अपनी बाउंड्रीज में रहना चाहिए। वो तब जब ये लोगों के लिए ज़्यादा अपने आप को दे देते हैं, जब ये अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते, अपने आप को दूसरों के सामने पेश करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए ओवर गिविंग हो जाते हैं। ये लोगों का ख्याल बहुत रखते हैं। मैं चाहती हूँ ये उस पर बाउंड्री लगा ले कि वो वहाँ पे एक दायरा बन जाना चाहिए कि मुझे इसके आगे अपने आप को नहीं झुकाना है।
अपनी इज्जत और किसी और के सामने नहीं। मैं नहीं चाहती कल कोई भी ऐरा गैरा आदमी आके इनको कुछ भी बोल के चला जाए, क्योंकि ये शायद प्यार में, इज्जत में उस इंसान को गिव बैक ना करे, लेकिन एज अ वाइफ मेरा उस आदमी को तमाचा मारने का मन करता है और मैं शायद मार भी दूंगी, क्योंकि इनसे कोई फालतू नहीं बोल सकता। और मैं बहुत दुखी होती हूँ तब जब ये अपने आप को झुकाते हैं किसी और के सामने। बस एक ही चीज़ है जो मुझे इनकी बुरी लगती है। आप दोनों भी, इतना टाइम हो गया शादी को, कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में भी लड़ाई हुई हो? जैसे हर पार्टनर के बीच में लड़ाई होती है, हर कपल में लड़ाई होती है, कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में भी सीरियस लड़ाई हो? बहुत गंदी लड़ाई हुई है हमारी। ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है कि बस मन करता है कि मैं क्यों फंस गई हूँ इनके साथ में, मैंने क्यों शादी करी। सच्चा तो मैं शादी नहीं करती। क्या इसलिए मैं यहाँ पे आई थी? क्या इतना सुनने के लिए मैं आई थी जब ये मेरी इज्जत नहीं कर सकते, ये ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे? बहुत सारी बातें मन में आती हैं, लेकिन वो तब आती हैं जब हम एक दूसरे को समझने की बजाय एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, या वो उस मोमेंट के गुस्से में आती हैं? हीट ऑफ द मोमेंट। हर लड़ाई आप देख लें, आपकी माँ से आपकी लड़ाइयाँ हुई होंगी, आपके बाप से आपकी लड़ाइयाँ हुई होंगी, हम दोनों के आपस में लड़ाई होंगी। आज हमें याद भी नहीं है कि वो मुद्दा क्या था। कई बार आप भूल जाते हो। उस मोमेंट में एनर्जीज ऐसी होती हैं कि बस बढ़ते 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 मुद्दे बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन लड़ाई हर रिश्ते में होती है और होने भी चाहिए। मैं ये कहता हूँ छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहनी चाहिए। दिक्कत तो तब आएगी जब रिश्ते में लड़ाई बंद हो जाए, बिल्कुल तब शक पैदा होता है। वो कहावत है ना कि एक औरत छोड़ने से पहले झगड़ना शुरू करती है और एक आदमी छोड़ने से पहले झगड़ना बंद। बिल्कुल, तो वही वाली चीज़ है, रिश्ते में लड़ाई होनी चाहिए। रिश्ते में लड़ाई का मतलब ये होता है कि दो इंसान की अलग अलग राय है, उसको एक पे लेके आना है, इसलिए झगड़ा हो रहा है। ये तो सत्ता में होता है, यही घर में होता है। लाओ समझौते पे आओ ना, क्या करना है। अगर मुझे रेड कलर की कार पसंद है, इन्हें ब्लैक कलर की कार पसंद है, तो इस बात पे शोरूम वालों का सर क्यों फोड़ रहे हो आप? आप अपने घर में बैठ के समझौता करो। सिंपल सा फंडा है, आपको कौन सा कलर चाहिए, क्या बेटर रहेगा, इस तरीके से होता है। सिंपल सा फंडा है। हर रिश्ते में लड़ाई होती है, हर किसी की लड़ाई होगी। इस दुनिया में कोई नहीं बना जिसने कभी लड़ाई ना करी। और एक रिश्ते के अंदर चुप रहने का क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि मेरे को लगता है एज अ कपल आपको ये पता होना चाहिए कि कब बोलना है और कब किस वक्त में चुप रहना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसका क्या रेलेवेंस है? मौन एक ऐसी चीज़ है जो आपने अगर समझ ली है तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्योंकि मेरे को लगता है ना, लोग समझ नहीं पा रहे मौन को। लोगों को ये लग रहा है अगर मैं चुप हूं ना तो मतलब मैं गलत हूं। लोगों को ये लगता है अगर मैं एक लड़ाई में गलती से मैं चुप हो गई या मैं धीरे बोल गया, सामने वाला तेज बोल गया, तो मैं गलत हो गया, भैया प्रूव मैं हार गया। लोग ना चुप इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनको लगेगा कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, बल्कि चुप से बड़ी ताकत कुछ और होती ही नहीं है। आप चुप रहकर देखें, अगर सामने वाला इंसान चिल्ला चिल्ला के आपसे बात कर रहा है और आप चुप रह के बस उसको देखे जा रहे हो, एक वक्त आएगा कि वो अपनी आवाज़ को खुद डाउन कर लेगा और वो खुद से सवाल करने लग जाएगा। क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव योर लास्ट वर्ड्स इन एनी आर्ग्यूमेंट। हम चुप इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि हम अपनी आखिरी बात को रखना चाहते हैं उस बहस में, कि उसने बोल दिया अब मेरा जवाब आखिरी होगा। अगर मेरे जवाब का उसने जवाब दे दिया तो फिर मैं फिर से एक और बात बोलूँगी। ये जो जवाब देने की लड़ाई होती है ना, ये रिश्ते को ख़राब करती है। जिस दिन आप जवाब देना बंद कर दोगे और ये समझना शुरू कर दोगे कि वो सामने वाला इंसान चाहता क्या है, उसको क्या परेशान कर रहा है, उसको क्या बुरा लग रहा है, उस दिन आप समझ जाओगे कि लड़ाई की वजह क्या थी और लड़ाई का हल क्या है। चुप आपको ये सिखाता है। दुनिया में लड़ाई जबान की तो है, चुप्पी की तो कोई लड़ाई ही नहीं है। जबान की लड़ाई, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया। आप अपने घर में 4 दिन चुप बैठ जाओ, लोग आपको बीमार समझना शुरू कर देंगे। ये होता है। और कई बार एक चुप से आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो, राइट? बड़ी से बड़ी लड़ाई को आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप चुप हो गए थोड़ी देर के लिए। और चुप होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो इसीलिए। गुलजार साहब का शेर भी है कि ज़ाया न कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। किसी भी रिश्ते में लड़ाई हो रही हो, प्यार में हो, रिश्ते में हो, दोनों के झगड़ों के बीच में या किसी भी रिश्ते के बीच में दोनों लोग अगर इक्वल हैं, दो साथ झगड़ते हैं, साथ चुप होते हैं, तो रिश्ता नहीं चलेगा। एक को गुस्सा भी आना चाहिए जो समझा पाए कि मेरे घर में दायरा कितना होता है। एक को चुप भी रहना चाहिए जो समझा पाए कि दायरे को तोड़ा भी कैसे जाता है ना। मेल फीमेल होता है, आग और पानी होता है। आग आग लगाओगे, पानी पानी डालोगे, मेल मेल फीमेल फीमेल, ये चीज़ें नहीं चलती।
आदित्य भाई, अक्सर ना देखा गया है, चुप रहना ना, अब इसको हम पेट्रियार्कल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देखेंगे, पर अक्सर लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लड़के ना बर्स्ट आउट होते हैं, उनके लिए चुप होना मुश्किल हो जाता है मोमेंट्स में। आप चुप, मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप चुप हो गए हो किसी लड़ाई के अंदर, या आप उस वक्त शांत हो गए हो कि नहीं इस वक्त मैं चुप रहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा? क्या होता है ना, ये बड़ी अथॉरिटिकल चीज़ें होती हैं, अथॉरिटी की बात होती है। आपको कब चुप होना और कब बोलना है। जब आपके घर की औरत को कोई नीचा दिखाए वहां बोलो, चीख चीख के बोलो, गाली दे के बोलो। जब आपके घर में कोई किसी बात पे बहस हो रही है तो वहां चुप हो जाओ। आपको पता होना चाहिए चुप कब रहना और बोलना कब है। तो आपकी किसी ऐसी बहस में ऐसा होता है कि आप चुप हो गए? हमारी आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं, इसका कारण ही ये है कि हम दोनों में से एक को ये पता है चुप कब रहना है, चुप कब रहना है। वरना अब तक कोर्ट कचहरी में धक्के खा रहे होते। सिचुएशनल्स होता है, ये गुस्सा करेंगे तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं चुप रहूं। मेरा अगर मूड ख़राब है, मैं गुस्से में हूँ, मेरी चीज़ दिमाग में कुछ चल रही है, तो ये चुप हो जाते हैं। रिश्ता तभी तो चलेगा ना। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सामने वाले इंसान जिससे हम प्यार करते हैं उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है, उसको समझें, उसके गुस्से को समझें, उसकी उदासी को समझें, उसके हर एक इमोशन को समझें और फिर उससे प्यार करें। ये हुआ चुप रहने की बात। अब एक और बात आती है, जिस वर्ड को मेरे को ऐसा लगता है कपल्स ने ऐसे ले लिया कि भैया अगर हमने ये वर्ड का इस्तेमाल कर लिया ना तो शायद हमसे पाप हो जाएगा कोई, या हम छोटे हो जाएंगे, विच इज़ सॉरी। कि दोनों लोगों को लगता है भैया लड़ाई हुई है, कुछ भी हो गए, मैं सामने से जाके सॉरी नहीं बोल सकता। अगर मैंने अपने मुंह से सॉरी बोल दिया ना तो मतलब मैं गलत हूँ, मैं अपना सारा वो खो दूंगा इसके अंदर अगर मैंने सॉरी बोल दिया। तो आपको क्या लगता है कि एक लड़ाई के बाद दोनों में से किसी भी एक पार्टी का आकर सॉरी कह देना क्या सामने वाले को छोटा बना देता है, या उसको ये बता देता है कि तुम हार गए? क्या रोल प्ले करता है वो एक सॉरी? आप अगर झुकना जानते हो तो आपसे बड़ा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता है। अहंकार ज़रूरी है जब अधिकार की बात हो, लेकिन जब प्यार की बात हो तो अहंकार की जगह भी नहीं होती है। अगर हम दोनों की लड़ाई हुई है, हम दोनों का प्यार मायने रखता है, हम दोनों का रिश्ता मायने रखता है, और आपस में एक दूसरे के साथ एट द एंड ऑफ द डे हमें साथ ही रहना है, ज़िंदगी भर इसी कमरे में रहना है। लड़ाई ख़त्म हो गई, हल निकले ना निकले, एक दूसरे के साथ गले लग के बैठना, एक दूसरे के साथ बैठना, चुप रह के बैठना, बोल के बैठना ज़रूरी होता है। हमारा ये एक दूसरे के साथ, वो कहते हैं ना कि एक 8वां वचन होता है, शादी के 7 वचन होते हैं, तो 8वां वचन ये है कि हमारे ज़िंदगी में हम कितनी भी लड़ाई कर लें, हम कोई भी सुबह उस लड़ाई के साथ शुरू नहीं करेंगे। रात को सॉरी बोल के अगर मुंह से भी सॉरी ना बोले, एक दूसरे को हक करेंगे, हक करके वो सॉरी हो गया, वो अनसेड सॉरी होता है। सॉरी हो गया, आपने सब चीज़ों को एक साइड कर दिया, एक दूसरे को गले लगा लिया, बस ये मायने रखता है। अगली सुबह पे वो बात कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, वो लड़ाई कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी मूड से फिर वो उसका भी दिन खराब होगा, आपका भी दिन खराब होगा। आदित्य भाई, लड़कों के लिए मुश्किल होता है अक्सर ना, ईगो बीच में आ जाती हाँ, है। लड़कों के लिए ये हो जाता है यार लड़ाई हुई है, मैं कैसे सॉरी बोल दूं उससे जाके। आप बोल देते हो? हाँ, बोल देता हूँ भाई, मैं तो 1000 तरीकों से बोल देता हूँ। देखो, आदमी को ना अपना अहंकार छोड़ना होगा। उसे लगता है कि मैं सॉरी बोलूंगा, मैं ही क्यों गलत रहूँ, ये भी तो गलत है, ये भी सॉरी बोले। ये मत देखो कि सामने वाला गलत है कि मैं गलत हूँ। आप गलत हो तो आप सॉरी बोल दो, सामने वाला है तो उसकी मर्जी हो, बोले ना बोले, आप अपना फर्ज निभा के छोड़ दो ना। मेरे से कोई गलती हो तो मैं बोलता हूँ सॉरी यार, वो हो गया, ठीक है। सॉरी बोलने के भी 1000 तरीके होते हैं। कई बार नजरें भी ना मिलाना सॉरी होता है। कई बार सिसक सिसक के कोने में रो देना भी सॉरी होता है। कई बार चुप होके कोने में बैठ जाना भी सॉरी होता है। तो सॉरी के 1000 तरीके होते हैं। हर वक्त सॉरी बोलना भी ठीक नहीं होता, हर बात पे सॉरी बोलना भी ठीक नहीं होता, आदत खराब होती है। अगर मैं आपको सॉरी बोलूँ, मैं अगले दिन फिर वही करूँ, फिर सॉरी बोलूँ, फिर आप एक टाइम पे कहोगे भाई सॉरी का फायदा ही क्या हुआ। वो गलती रिपीट ना हो। बिल्कुल। सॉरी का मतलब होता है कि आज के बाद ये चीज नहीं होगी। सॉरी का मतलब ये नहीं होता कि सॉरी कल से फिर करूंगा। ये है। अब इसमें ना एक और सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वेश्चन है, जो कि ना आधे लोग एक साइड के फेवर में हैं, आधे लोग दूसरी साइड के फेवर में हैं, कपल्स को लेकर खास करके। कि ऐसे कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि यार जब आप एक कपल हो ना, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, हर चीज़ एक दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर रखो, मत बताओ, उसे अच्छा नहीं हो तो सब बता देना। और कुछ लोग कहते हैं भाई अगर हम कपल हैं तो हम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हैं, हम हर एक एक चीज़ एक दूसरे से कहेंगे।
क्या अप्रोच सही है? पहले आप बोलो। ये मुझे भी 2-3 लोगों ने सलाह दी थी, मैंने घर आके इन्हीं को बता दिया कि ये सलाह दी है, किसी ने क्या करूं। क्या छुपाना है? छुपाएगा वो इंसान है जिसने कुछ गलत किया हो। हाँ, क्या छुपाना चाहते हो आप? बीवी से ये छुपाना चाहते हो कि पास्ट में कितने रिलेशन रहे, ये छुपाना चाहते हो? आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आप ये छुपाना चाहते हो? आपकी नीयत कैसी है, ये छुपाना चाहते हो? क्या छुपाना चाहते हो? मुद्दा ये है। ये मत बताओ कि छुपाना कैसे है, ये बताओ कि छुपाना क्या है। जिसके पास छुपाने को कुछ नहीं होता वो कुछ नहीं छुपाएगा। मेरे पास कुछ है ही नहीं। ट्रांसपेरेंसी रिश्ते की एक और बुनियाद होती है। आप अगर एक दूसरे के साथ पूरे सच्चे ही नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा। और अगर आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसको लेके कल को इनका नेचर ऐसा है कि बहुत एग्रेसिव हैं और वो बात वो लड़ाई में उठ सकती है, फिर इनको हर्ट कर सकती है, वो बात छुपा लो। जहाँ पे सामने वाले का हित छुपा हो उस बात को छुपा लो। जहाँ पे आपका अपना हित छुपा हो उस बात को मत छुपाना। नुकसान छुपाओ, मुनाफा नहीं। मुनाफा नहीं। वो होता है। और कई बार होता है कि कुछ चीज़ें छुपाने के बजाय बता देने से भी हल हो जाती है। बिल्कुल। कई रिश्ते इस वजह से खराब हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें दबाते चले गए और जब वो निकली तो आँख की तरफ फटी है, फिर वो ये भी होता है। और गाइज चलो, आज हमने इतनी चीज़ों के ऊपर बात करी है, हमने इतनी चीज़ों पे बात करी एक रिश्ते की। लवली, आपसे एक सवाल है कि आपकी शादी को भी इतने साल हो गए, कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि यार मैं नहीं रह सकती इनके साथ, और या मुझे अब अलग होना है, या मुझे अब डिवोर्स चाहिए? हाँ, बहुत बार है। और जब ये ख्याल आपके मन में आया तो क्यों आया ये ख्याल? लड़ाई होती है ना, लड़ाइयाँ गंदी होती हैं। इंसान कई बार ऐसी बातें बोल जाता है जो उसको बोलना नहीं चाहिए था। कई बार आपको अपनी इज्जत पे शक होने लगता है, अपने वजूद पे शक होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि शायद उस इंसान की ज़िंदगी में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपका होना ना होना एक बराबर है। तब ये ख्याल मन में आता है कि शायद मैं चली जाऊँ तो बेहतर है, शायद इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देंगे तो बेहतर है। और अगर ये ख्याल आ रहा है, आपको लग रहा है कि बेहतर है, तो एक बार सोच के देखना कि सल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि ख़त्म करना बहुत आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है। लड़ाइयाँ सबके बीच में होंगी, हमारे बीच में होंगी, तुम्हारे बीच में होंगी, दोस्तों में होंगी, माँ बाप के बीच में होंगी, सबके बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई को ख़त्म करने के बाद एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे का साथ निभाना, वो मायने रखता है। मन में तो आपके बहुत कुछ आता है। मन में तो आपके आता है कि मैं इसको थप्पड़ लगा दूँ, मैं उसको ये बोल दूँ, मैं उसको गाली दे दूँ, मैं उसको वो बोल दूँ। मन में तो बहुत कुछ आता है। हर बार आपका मन भी सही नहीं होता। सामने वाले की जगह पे खुद को रख के देखो कि वो क्या सोच रहा है। वो आपको अगर रोक रहा है तो किस बात पे रोक रहा है, आपको टोक रहा है तो किस बात पे टोक रहा है, अगर वो गुस्सा हो रहा है तो किस वजह से गुस्सा हो रहा है, अगर वो उदास बैठा है, शांत बैठा है तो किस वजह से शांत बैठा है। अपने पाँव उस इंसान के जूतों में रख कर देखो, फिर समझो कि उसकी पीड़ा क्या है, फिर फैसले लो कि उसका साथ निभाना है या फिर छोड़ के चले जाना है। और जब आप ऐसे उस तरह से सोच के देखते हो तो ये ख्याल अपने आप फिर हट जाता है? बिल्कुल हटता है। प्यार मायने रखता है ना। मेरे लिए इस पूरी दुनिया में इस इंसान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। ना पैसा, ना घर, ना गाड़ी, ना बंगला, ना ज़मीन, ना जायदाद, कुछ भी नहीं। अगर इन्होंने बोल दिया ना कि लवली हमें झोपड़ी में रहना, पूरी ज़िंदगी हम इसी झोपड़ी में बिताएंगे, शायद खाने को रोटी भी ना मिले, सिर्फ सांस और पानी के सब भरोसे जिएंगे, मैं इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ भूखे पेट। क्योंकि मेरे लिए इस इंसान का साथ मायने रखता है। ये दुनिया चाहे कितनी भी मेरे को नीचे गिराने की कोशिश करे, ताने देने की कोशिश करे, हम दोनों को अलग करने की कोशिश करे, ये दुनिया हम दोनों के बीच कभी नहीं आ सकती है। और मेरे को पता है इस पूरी दुनिया में इस इंसान से अच्छा आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और आई गेस हर पार्टनर को अपने पार्टनर के लिए लगना चाहिए। बिल्कुल। तभी वो उस रिश्ते को बहुत हैप्पीली एंड एक हेल्दी वे में लेकर चल पाएंगे। अगर मेरे को ये लगे कि यार मेरे लिए दुनिया का बेस्ट पर्सन मेरा पार्टनर है, वो जो भी है, जैसा भी है, कुछ भी है, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है और हमेशा बेस्ट ही रहेगा। इनकी खामियां भी मेरी हैं, इनकी खूबियां भी मेरी हैं, क्योंकि ये मेरे हैं। इंसान सामने वाला चाहे कैसा भी क्यों ना हो, एक बार रिश्ते में आ गया तो बदलना हो या बदलाव चाहिए हो, वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। सामने वाले को बताओ कि बदलाव क्यों जरूरी है और बदलना क्यों जरूरी है। छोड़ के जाना हल नहीं है। नहीं होता है। अगर किसी रिश्ते में आग इतनी लग चुकी है कि घर बचा ही नहीं, छोड़ के जाना चाहते हो, चले जाओ।
पर गारंटी दे दो कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। डाइवोर्स लेना गलत भी नहीं है, डाइवोर्स लेना सही भी नहीं है, बैलेंस का खेल चल रहा है। अगर कोई पार्टनर आपका मारता है, अय्याशियाँ करता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा है, और आजकल ये जो चीट वाला आपने बोला था ये कर रहा है, डाइवोर्स लेना है ले लो। फितरत आजकल सबकी सेम हो रखी है। फिर अगले रिश्ते में जाओ तो पहले ये सवाल उनसे पूछ लेना कि ऐसा ऐसा था, क्या तुम भी ऐसा ऐसा करोगे, पूछ के आओ। पर सब जवाब फिर वही आ जाता है, फितरत की गारंटी नहीं होती। कैसे बदलोगे आप? अगर दो इंसान साथ में रहते हैं, पता है कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए मर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है जिस रिश्ते के लिए आप मरने को तैयार हो जाते हो ना, उस रिश्ते में फितरत, अय्याशियाँ या बदलाव आता ही नहीं है। आप माँ के लिए मरने को तैयार हो, बाप के लिए मरने को तैयार हो, बेटी के लिए मरने को तैयार हो, बेटे के लिए मरने को तैयार हो। कुछ लोग बीवी के लिए मरने के तैयार हैं, कुछ पति के लिए मरने को तैयार है। चल रहा है अच्छा। जिसको है डर नहीं मरने वो देख लो। एंड आई गेस यही एक सही तरीका होना चाहिए एक रिलेशनशिप को चलाने का। और अगर आप इस तरह से नेविगेट कर रहे हो तो डिवोर्स और सेपरेशन जैसी बातें कभी नहीं आएंगी। और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर तो चाहे चौथे दिन ही शादी के बाद आपके मन में थॉट आने लगे कि अलग हो जाते हैं। क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि यार अलग हो जाना बहुत आसान है, छोड़ के चले जाना बहुत आसान है, मुश्किल है निभाना। जहाँ कदर ना हो बेशक चले जाओ, लेकिन कहीं और कदर मिलेगी इस बात की गारंटी भी रख लेना। फिर यही है सिंपल सा फंडा। ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े हर घर में होते रहेंगे, चलता रहेगा। बट मेरा मानना यह है भाई सिंपल सा कि हमारे देश में, हमारे आसपास के घरों में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। लोग रिश्ते में एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं, उन्हें तबाह करके जा रहे हैं। अगर सच्चा प्यार था या डाइवोर्स लेना है तो डाइवोर्स लो। उस परिवार की माँ को, उस परिवार के बाप को, उस परिवार की औलादों के आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करके मत जाओ। आप उस घर को बर्बाद करके जा रहे हो। अगर मैं ये कहता हूँ लड़का गलत है, लड़की सही है, डाइवोर्स लो, लेकिन आप उस इंसान को पूरा बर्बाद करके जाओगे तो ये कर्मा लौट के भी आएंगे, याद रखना। बेशक वो गलत था, लेकिन हक सिर्फ उस आदमी तक का था, उसकी माँ, उसके बाप, उसकी बेटी, उसके भाई तक नहीं। ये गाइस, आप लोगों ने इतनी अमेजिंग बातें बताई और शेयर करी अबाउट रिलेशनशिप्स, मैरिजेस इन लाइफ। और आज ही मुझे पता चला है कि आप दोनों की नई बुक्स भी आ रही हैं मार्केट के अंदर। आप लोगों ने बता दिखाना है ज़रा, और आप उसकी स्पेशल कॉपी मेरे लिए लेकर आए हो। दिस इज़ सो अमेजिंग। आदित्य और लवली ने दो बहुत अमेजिंग बुक्स लिखी हैं जो आज ही मार्केट में आई हैं। जी। अमेजिंग। सो आदित्य की बुक का नेम है समाज और तुम्हारा अकेलापन, और लवली की बुक का नाम है माचिस की डिब्बी। गाइस थोड़ा सा कुछ बता दो आदित्य भाई, क्या है आपकी इस बुक के अंदर जहाँ पे आप बता रहे हैं समाज और तुम्हारा अकेलापन? समाज और तुम्हारा अकेलापन एक कहानी है मेरी खुद की ज़िंदगी के तजुर्बों को लेके, ज़िंदगी के किस्सों को लेके, जहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने खुद भी सहा है कि कैसे एक समाज आपको गिरा भी सकता है और कैसे एक समाज आपको उठा भी सकता है। कैसे एक समाज ये आपको बताता है कि कैसे चलना है, और वही समाज आपको कहता है कि कंधा मारो, इसे गिराना भी है। आपको खुद को संभाल के चलना होगा। और लवली माचिस की डिब्बी क्या कहती है कि घर में आग लगा दो? मैंने अपनी बायोपिक लिखी है कि कैसे लगाए आग घर में जाकर माचिस की डिब्बी। नहीं, माचिस की डिब्बी ना हम इंसानों को बोलती हूँ कि हम इंसान छोटे से किसी और के जेब में वो माचिस की डिब्बी होती हैं जिसमें जब तक रगड़ ना लगे ना हम में आग नहीं लगती। हम इंतज़ार करते हैं हादसों का। वो एक कहावत है ना कि हर किसी की कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है। किसी का हाथ नहीं होते, हादसे होते हैं। और हम वेट करते हैं कि कौन हमारे अंदर आग लगाए जो या तो दिया भी जला देगी या फिर हम घर भी राख कर देंगे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ इस पूरी किताब से कि अपनी माचिस की डिब्बी, अपनी आग किसी और के हाथ में, किसी और की जेब में नहीं डालनी है। वेरी ट्रू। सो गाइज, ये दो अमेजिंग बुक्स आई हैं आदित्य और लवली की, आप ज़रूर इन्हें पढ़ें। कहाँ पे अवेलेबल है? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और पेपर बुक पे अभी पेपर बुक में है। किंडल बहुत जल्दी अवेलेबल होगा। क्या बात है। बाकी हमने समाज और डिब्बी और ज़िंदगी की बातें तो इतनी कर ही ली आज के पॉडकास्ट में कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो इतनी ज़्यादा सोसाइटी के अंदर मेजर इश्यूज चल रहे हैं, जो सालों सालों तक लोगों के डिवोर्स केसेस ही ख़त्म नहीं होके दे रहे, और ब्रेकअप्स की वजह से लोग डिप्रेशन तक जैसी चीज़ों में जा रहे हैं, वो ना हो। मेरे को ऐसा लगता है प्यार ना ज़िंदगी का एक सबसे खूबसूरत इमोशन था, नहीं है, हमेशा रहेगा भी सही।
लोगों ने ना बस उस इतने खूबसूरत एहसास को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है ना। लोग प्यार को गाली देते हैं कि यार प्यार बड़ी बुरी चीज़ है, प्यार नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है यार प्यार को गाली मत दो, तुम्हें करना नहीं आया वो अलग बात है। प्यार तो सबसे खूबसूरत एहसास है इस दुनिया का मेरे हिसाब से, चाहे वो किसी से भी हो, माँ से हो, पापा से हो, अपने फ्रेंड्स से हो, या अपने पार्टनर से हो, अपने बच्चों से हो। प्यार जहाँ भी आएगा वो दैट्स द मोस्ट पीसफुल एंड सूदिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। पहले प्यार साड़ी पहनाना होता था, अब साड़ी उतारना हो गया है। और वहीं से वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, वहीं से ही हो गया। वहीं से वो हो गया जब से लोगों में एक दूसरे को लेके टॉलरेंस और पेशेंस और ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। डाउनफॉल आई गेस वहीं से स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक वक्त था जब यही कहते थे कि यार प्यार का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, हर चीज़ है, इन्हीं का नाम प्यार है। और आजकल लोग कहते हैं कि भैया वाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज़ माई लाइफ माई रूल्स। ईगो ये कहाँ ले जाएगी हमारी सोसाइटी को भगवान ही जानता है। अनार रिश्ते को मार देती है। हाँ, मैं रिश्ते को मार देती है, ईगो रिश्तों को मार देती है। तो गाइस हो सके तो यार कोशिश करना, आज आप लोगों को हमने इतना आसान तरीकों से इतनी बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करिए कि रिश्तों को कैसे मैनेज करें। हो सके तो अपनी लाइफ में ना प्यार को प्यार की तरह ही महसूस करो, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। उसको वो पेनफुल और लड़ाई झगड़े कलेश में मत बदलो, वो लाइफ को हेल बना देता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच लवली, थैंक यू सो मच आदित्य भाई, आप लोग आए। फिर एक बार हमने इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी रिलेटेबल बातें करी जो कि सोसाइटी के लिए इतनी ज़रूरी हैं आज के वक्त में सुननी। होपफुली जल्दी दोबारा से मिलेंगे फिर एक बार, तब करेंगे कुछ और उस वक्त के नए मुद्दों पे बातचीत होगी, वही इमोशन से रिलेटेड होगी, वही हमारी सोसाइटी, हमारे समाज, कपल्स और प्यार से रिलेटेड। बट उस वक्त जिन चीज़ों की ज़्यादा रेलेवेंस होगी उन पे बात होगी। आज इस वक्त पे जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा रेलेवेंस थी उस पे बात हुई। आई होप हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। गाइज़ अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम तीनों वेट कर रहे हैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए कि कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या व्यू है। और पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। टॉक्स विद नमित को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, आगे बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो टॉक्स विद नमित को। थैंक यू सो मच लवली, थैंक यू सो मच आदित्य फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक थैंक यू गाइज एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।